हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो आप लोग। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने चैप्टर नंबर 3 पहले भी डाल रखा है, लेकिन वो पुरानी बुक में जो लास्ट ईयर की या लास्ट ईयर की जब एनपीओ आप लोगों की इसमें नहीं था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब नहीं था इस चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 3 था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो मैंने चैप्टर नंबर 3 करके ही डाला है, लेकिन वो पुरानी बुक का है। अब मैं चैप्टर नंबर 3 डाल रहा हूँ। ये न्यू बुक है हमारी, इसी साल की है, और इस बुक में चैप्टर नंबर 3 हमारा होने वाला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैंने एक आज से एक नया चीज़ स्टार्ट करा है कि सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँगा, और एक पर्टिकुलर टाइम में डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाए। कि काफ़ी लोगों की डिमांड होती है भाई सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे आप बनाओ वीडियोज़ वगैरह। तो मैंने एक नया स्टार्ट लिया है, बहुत दूर तक जाएंगे। ठीक है, लगे रहो, बस पढ़ाई करते रहो, इस तरीके सपोर्ट करते रहो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या क्या आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हाँ भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनः स्थापना बोल सकते हो, या वापस से एक स्थापित करना अपनी फर्म को। कैसे भाई? पहले था 3:2 का रेशो, अब मान लो 2:1 करना है, तो चेंजेस हुए नहीं हुए? तो वापस से आप क्या कर रहे हो? अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, एक नया आकार दे रहे हो, एक नया रूप दे रहे हो, एक नए रेशोज डिसाइड कर रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये सब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जिसको करना है वो पहले इसको मेरे साथ कर लो। मैं गारंटी देता हूँ 1 वीक के अंदर मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। 24 हो चुकी है, इस मंथ में ये चैप्टर आप लोगों तक पूरे वीडियोस पहुँच जाएंगे, श्योरिटी दे रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये चैप्टर जब तक आप कर लोगे, उसके बाद एडमिशन के मैंने क्वेश्चन डाल ही रखे, उसको कंटिन्यू करना। अब बात करें गुडविल। गुडविल क्योंकि मैं ये क्या बोल रहा हूँ ये वाला चैप्टर करने के लिए, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ें ना आपको एलेबोरेट करके बता रखी है, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाली है, इसलिए पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड द नेचर ऑफ गुडविल। ठीक है, नेचर ऑफ गुडविल और इन चीज़ों के बारे में बताएगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि अगले चैप्टर में भी हमें यहाँ पर काम आने वाला है। When there is a change in the profit sharing ratio of existing partner, accounting treatment of goodwill, ये बहुत जरूरी चीज़ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits, ये भी बहुत जरूरी है। और रिवैल्यूएशन ऑफ अ सर्टेन लाइबिलिटी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एक आध नहीं बोलूँगा, एक आध को हटा लो तो बाकी सारी चीज़ें किस में आने वाली है? नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन में आने वाली है। और मैंने ये चीज़ भी डिसाइड करी भाई, एग्जाम से पहले जितने भी इसमें टॉपिक्स वगैरह है वो भी आप लोगों को एलेबोरेट किए जाए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट जो होता है उसको शेयर करने के लिए जो पर्सन होता है, बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या है? इज द रिजल्ट। पार्टनरशिप क्या है? एक रिजल्ट है एग्रीमेंट के रूप में बिटवीन द पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स इन ऑफ अ बिजनेस। Any change in the partnership agreement brings to an end the existing agreement। भाई जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ना एग्रीमेंट, उसको क्या करता है? एंड करता है, एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द फोर्स। पता है भाई, पुरानी चीज़ थोड़ा ना हम कंटिन्यू करेंगे। 3:2 रेशो था, अब 2:1 रखना है, तो 3:2 खत्म करना होगा। 2:1 क्या हो जाएगा? कम्स इनटू द फोर्स, मतलब लागू हो जाएगा। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप भी चेंज होती है। तो सिंपल सी बात है, एक नया रिश्ता पक्का होता है, समझ पा रहे हो? इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यूज इट्स अमाउंट्स टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन परिस्थितियों में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है ना, पहले 2:1 था, अब 3:1 हो गया। पूरा पढ़ लेना, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन पे मजबूर कर देता है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक परिस्थिति है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना जरूरी है फर्म का। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन भी पता ही है भाई। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जांपल, चारू दिनेश पार्टनर दिस न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया। जब एक सोफे पे बैठने के लिए ही तीसरे बंदे को इंक्लूड करते हैं, तो हमारा जो स्पेस होता है वो क्या होता है? एडजस्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो फिर तो यहाँ पार्टनरशिप है भैया, यहाँ तो पैसे टके की बात, और पता नहीं प्रॉफिट लॉसेज, असेट, कैपिटल,
गुडविल, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, फॉर एग्जांपल बबीता, गीता एंड सीता। भाई रिटायरमेंट होगा, आप देखो एडमिशन के जस्ट बाद रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, तो इसने वहाँ पे वो चीज़ डिस्कस कर दी। तो अगर देखा जाए तो यही चैप्टर नहीं, सीधे रिटायरमेंट तक के आपके बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो कंटिन्यू बने रहो, इस वीक में पूरा चैप्टर कवर अप करवाएंगे आपको। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। सीता रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन March 31, 2019। इट अमाउंट्स टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। पता है भैया, अभी बताने की जरूरत नहीं है। डेथ ऑफ द पार्टनर, भाई रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर आ गया ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ लेते हैं। अमेंगलमेशन क्या है ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर द पार्टनर्स। हाँ भाई, ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे टू एलिमिनेट कंपटीशन। भाई सिंपल सी बात है, ए और बी अलग बिजनेस कर रहे थे, सी और डी अलग कर रहे थे, अब चारों मिलके कर रहे हैं, तो कंपटीशन नहीं, समझ रहे हो, गाना सुना है ना, कंपटीशन ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो वो वाली बात है कि अब ये क्लास टॉपिक था इसका। अब मैं जल्दी ये थ्योरेटिकल पोर्शन जल्दी कवर करना चाहता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं होने देना चाहता हूँ। आप लोग भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा हिंट आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द चेंज इज नेसेसिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन और एन इनएक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। में चेंजेस जरूरी आता है, क्यों कि समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट। भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, द चेंज इन द नेसेसिटी ड्यू टू द चेंज इन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन और एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। भाई हर चीज़ चेंज करना जरूरी होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर of the existing partner may acquire extra share in the profit at the cost of one or more of other partner। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होने के बाद रिजल्ट के रूप में क्या होता है, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई एक या एक से ज़्यादा जो भी पहले वाले पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर या पुराने पार्टनर्स हैं, मे एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, कंपैरेटिवली दूसरे से ज़्यादा लेके आना पड़ता है, ऐसा हो सकता है। या एक को कम, भाई एक कम लाएगा दूसरा ज़्यादा लाएगा, और दूसरा ज़्यादा ला रहा है तो पहला ऑब्वियसली कम लेके आएगा। ये सिनेरियो है, समझ लेना, थोड़ा दिमाग लगाना, बात को वापस बैक करके रिपीट करके सुन लिया करो। इन सच अ केस, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द पार्टनर्स, इट इज़ नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये सब कुछ हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कहाँ गया भैया, यहाँ आ चुकी है सारी रामायण, बताने की बार जरूरत है नहीं, वही सारी चीज़ें बोल रहा है। दीज एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर टू दोस मेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दीज एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर है टू दोज मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ पे ये सारे एडजस्टमेंट्स काम आने वाले हैं। तो एक साथ 3 धमाल करोगे, मतलब 3 चैप्टर आप खत्म करते होगे। एक तो चेंज इन प्रॉफिट वाला, ठीक है, इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करूँगा पहले। एक बार ये जो है चेंज इन प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ पहले। उसके बाद इंट्रोडक्शन तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना कोई टास्क वाला है ही नहीं। तो अगर बात करें, तीनों चैप्टर आपके एक साथ खत्म हो जाएंगे। इस चैप्टर को अगर आपने ढंग से कर लिया तो अगले 2 चैप्टर आप लोग के एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ बहुत आसानी से हो जाएंगे। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बोल रहा है, वेरियस मैटर दैट नीड टू बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, वेरियस मैटर दैट नीड टू बी कंसीडर्ड, ध्यान रखना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को डिटरमाइन करना, पता है भाई, डिटरमाइन मतलब पहचानना या निकालना है, फाइंड करना। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल जरूरी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी जरूरी है, अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, कोई एक आध चीज़ होगी जो वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन में काम आता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, रिटायरमेंट डेथ में काम आता है। लेकिन वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग कब बन जाता है, जब माइनस में आ जाता है, और वही गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट डेथ पर सैक्रिफाइसिंग कब बन जाता है, जब माइनस में आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव आंसर आते ही ना रिवर्स हो जाते हैं। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आया, हम मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, आप नीचे पढ़ोगे, देखो दे रखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है, तो वो सैक्रिफाइसिंग से किस में चेंज हो जाएगा, गेन में, समझ गए। और ऐसे रिवर्स यहाँ पर गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड होता है। अगर प्लस में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही माइनस में आएगा तो ये गेनिंग रेशियो किस में बदल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग इन द रिटायरमेंट डेथ चैप्टर, समझ लो। और रिटायरमेंट डेथ में ही काम आने वाला है गेनिंग रेशियो तो, क्योंकि देखो इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जब और आगे बढ़ते जाएंगे हम चीज़ें। क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तब सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर, और जब नया कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उनको गेन होता है, अरे यार रिटायर होगा तो उसकी संपत्ति वगैरह और सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं बताने बैठ गया तो।
तो वो वाली चीज़ें हैं। एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशो वगैरह पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस ये पढ़ लो। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन द फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, इन द फेवर ऑफ वन और मोर, एक से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। द रेशो ऑफ द सरेंडर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये जो सरेंडर है, समर्पण है, वही सिंपल सी बात है कि आप कभी ना किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे रहे हो तो उसके बदले आपको मिल भी रहा है। तो अगर देखा जाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जरूर हो सकता है, लेकिन इसके बदले में कोई ना कोई बंदा जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गेन भी हो रहा है किसी ना किसी रूप में। समझना, विदाउट गिव एंड टेक पॉलिसी अकाउंटेंसी नहीं चल सकती, बिजनेस नहीं चल सकता। आप यहाँ एनपीओ वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो कि सिर्फ दान खाते में ही चल रहा है कार्यक्रम, समझ पा रहे हो बात। उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट का तो छुपा ही रहता है मामला, समझ रहे हो। उल्टा उसमें ज़्यादा ही रहता है, अगर देखा जाए तो चल जाए तो बढ़िया। अगर एनपीओ और दान खाते में तो फिर वैसे भी टैक्स वैक्स का रिबेट मिल ही जाता है, समझ रहे हो। इसलिए लोग एनपीओ प्रेफर करते हैं। द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर्स, दैट इज द पार्टनर हुज शेयर हैज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट इज द पार्टनर हुज शेयर हैज डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज। भाई सिंपल है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होगा, द पार्टनर हुज शेयर डिक्रीज एंड द गेनिंग पार्टनर हुज शेयर इज इंक्रीज। सिंपल, जो गेन करेगा वो इंक्रीज होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो डिक्रीज होगा। सिंपल। सम कंपनसेशन इज यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो, अगर व्यवहारी वाली लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो बलिदान देता है, जो सेक्रीफाइस होता है, वो कभी घटता नहीं है। क्या नहीं होता, घटता नहीं। अरे वो उसको वहीं रहने दो, उन बातों को, वो व्यवहारी वाली बातें उधर ही रहने दो। यहाँ तो सेक्रीफाइस करेगा तो घटेगा, और घटेगा वही बढ़ेगा। ये भी हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को आप फॉलो कर सकते हो कि भाई अगर कोई सेक्रीफाइस करने पे ही कोई चीज़ क्या होती है, हमें गेन होती है। सुनिए ना, बहुत बार रामायण सुनिए हमारे घर वालों से कि भाई थोड़ा सेक्रीफाइस रखा करो, बलिदान किया करो, जो क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है उसी को रिटर्न में मिलता है। तो वही यहाँ पर गेम है कि हमें भी फर्म में क्या करना होता है, आप सेक्रीफाइस करोगे तो उसके बदले कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जरूर मिल रहा है। लेकिन व्यवहारी लैंग्वेज में जरूरी नहीं है कि आप सेक्रीफाइस करो तो आपको गेन ही मिले, कई बार जूते भी मिलते हैं, समझ लो। राधे राधे। तो इस तरीके से हमारा ना ये हो गया है इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट। हाँ, तो भैया जो क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं वो सिंपल होने वाले हैं, उनमें इतना ज़्यादा टाइम हम देंगे नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 10 से 12 मिनट पकड़ लेता है। तो कोशिश करते हैं 1-1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म करने की। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट ऑफ द ऑन इफेक्ट 1 अप्रैल 2021 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। भाई इक्वली मतलब 1:1 में फ्यूचर में बांटने की कोशिश कर ली है इन्होंने। फ्यूचर मतलब ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ना, एक तरह से समझ लो। तो पूरा सा खेल क्या है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, सेक्रीफाइस। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है, 4 में से 3 का तो 1 आ गया प्लस का, तो सेक्रीफाइस रहा, और 2 में से 3 जाता है तो माइनस का 1 आता है, तो उसको ब्रैकेट में रख के गेन कर दिया, समझ रहे हो। तो और देखो सिंपल सी बात है भाई, 1/6 का सेक्रीफाइस होगा तभी तो 1/6 का गेन होगा। तो हमने बताया ना, अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरे को गेन होगा, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसको सेक्रीफाइस करना होगा। ये सेक्रीफाइस कर रहा है रेशो में, ये सेक्रीफाइस कर रहा है रेशो में, लेकिन ये जो है ना, ये जो बंदा है जिसने सेक्रीफाइस कर रहा है रेशो में, वो गेन करेगा गुडविल में, कैपिटल में, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो बेवकूफ़ है। जिसने कहा है ना कि भाई जो लाइफ में कुछ बन नहीं पाया उसको मतलब बेवकूफ़ मत समझो भैया, उसमें भी बहुत दिमाग है, समझ रहे हो। किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, सब टैलेंटेड है अपने लेवल पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। अरे यार, इतने सिंपल कक्वेश्चन मतलब मैं तो करवाते हुए मेरे को शर्म आ रही, छोड़ो अभी इसको, ये कर लेना, बहुत सिंपल है, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। बस ये एलसीएम वेलसीएम लेना अगर आता नहीं है तो 7th 8th क्लास पढ़ लो वापस जाके, किसी बच्चे को बिठा लो अपने पास, बता देगा वो एलसीएम लेना, समझ लो। गुडविल, गुडविल के बारे में मीनिंग, गुडविल मीन्स ऑफ गुड नेम। हाँ भाई, गुड नेम इज कॉल्ड गुडविल। यार मार्केट में नाम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स owners. It firms renders good services to the customer. The customers who feel satisfied with will come again and again, and the firm will be able to earn more profits in the future. Thus, goodwill is the value of reputation of a firm, which enables it to earn higher profits in a comparison to the normal profits earned by the other firms on the same trade. Very simple है। Thus, goodwill is the value of reputation. भाई लोग जो पैसा क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो अर्न करते हैं हायर प्रॉफिट्स, किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच एनेबल्स मतलब वो देखे ना, एनेबल करने के लिए आता है हमारे पास कौन सा, ये वाला जो बटन होता है, इसको आप टिक कर देते हो तो ये हो जाता है इनेबल। इनेबल मतलब उसको अलाउ करना, समझ लो। तो इनेबल यानी आपको अलाउ करता है टू अर्न
हायर प्रॉफिट ये मोबाइल में होता है, समझ रहे हो, ध्यान रखना, मोबाइल लैपटॉप आईपैड, लैपटॉप में भी तो पता नहीं मुझे, आईपैड वगैरह में तो होता है, मोबाइल में होता है, इनमें एनेबल का ऑप्शन आता है, मोबाइल पकड़ लो ना, तो मोबाइल में सारी चीज़ आती है। इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन द कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स ऑफ द सेम ट्रेड। सेम बिजनेस में कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन हम हायर प्रॉफिट कमाते हैं विद द हेल्प ऑफ गुडविल। डेफिनेशन द टर्म ऑफ द गुडविल, ये तो कर लेना यार, लॉर्ड लिंगले ने जो भी दे रखी है, अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन ऑफ द रेपुटेशन। बता देता हूँ, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। भाई कनेक्शन, जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितनी मार्केट में गुडविल होगी, तो लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, और ज़्यादा जानेंगे ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आएंगे ज़्यादा आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा तो ज़्यादा मेवा मिलेगा, समझ रहे हो, मेवा। हाँ भाई, मेवा सबको चाहिए होता है, सेवा भी करनी पड़ती है, लेकिन भैया समझ रहे हो, गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। समझना, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक संभावना है गुडविल, भाई चल गया तो चल गया, नहीं चला नहीं चला, दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। भाई जो ओल्ड कस्टमर है वो ओल्ड प्लेस पे ही आना पसंद करेंगे, लाइक इस टाइप से ये बोलना चाह रहा है कि तो एक प्रोबेबिलिटी है भाई, आ भी जाए नहीं भी आए, दूर डिस्टेंस का फर्क पड़ जाए। मान लो आप जिस लोकेलिटी में हो वहाँ से 2-4 जने अगर आप चले गए, वहाँ से शिफ्ट हो गए, तो आपकी गुडविल अचार डालेगी, समझ पा रहे हो बात। तो प्रोबेबिलिटी है गुडविल, तो गुडविल बना, इसका मतलब ऐसा था ना, गुडविल बनाने नहीं बैठे हम, अरे गुडविल तो बनानी है ना, काम अच्छा करोगे तो नाम अच्छा होगा। मान लो वो 2-4 बंदे जो है वहाँ से शिफ्ट हो गए या वहाँ नहीं आ पा रहे पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन वो किसी और को तो आपको क्या करेंगे, 2-4 लोगों को और बताएंगे, तो आपका मार्केट बढ़ेगा। गुडविल में भी सेड, हाँ भाई क्या बोल रहा है, गुडविल may be said to that element arising from the reputation connection or other advantage possessed by a business। क्या बोल रहा है, गुडविल में भी said to be that element arising from the reputation connection, जो reputation connection से arise करता है, बढ़ता है, और other advantages possessed by the business which enables it to earn greater profits than return the normal। ये वो सारी चीज़ें वही बोल रहा है, नेट टेंजिबल और ये सारा सिनेरियो, ये क्या हो गया भाई, क्या बोल रहा है, नेट टेंजिबल असेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, सारी चीज़ें कैरेक्टर्स ऑफ द फीचर ऑफ गुडविल पढ़ लो। इट इज़ एन इंटेंजिबल, भाई दिखती थोड़ी ना है, इसलिए इंटेंजिबल बोला। टेंजिबल असेट्स आर कॉल्ड विजिबल असेट्स, इट इज़ अ वैल्यूएबल असेट। भाई पता है यार, गुडविल नहीं होगी तो मार्केट में कैसे टिक पाओगे, क्योंकि इतने खर्चे होते हैं, कोई सेटअप डालते हो, बिजनेस डालते हो। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट से ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो एक्सेस प्रॉफिट कहलाएगा आपका। इट्स वैल्यू इज लायबल टू द कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। ये सब जरूर समझने वाली बात है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स में कुछ लिखना है, इन्होंने ज़्यादा जरूर समझा नहीं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। इट्स वैल्यू इज लायबल, लायबल मतलब रिस्पॉन्सिबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, वाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन मतलब लगातार क्या हो रहा है, चेंजेस आते रहते हैं। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज अ साइलेंट असेट इन द बिजनेस वेयर देयर इज सुपर प्रॉफिट दैट इज मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा होता है सुपर प्रॉफिट, बट डिक्लाइंस इन वैल्यू विद द डिक्लाइंस ऑफ अर्निंग। भाई सिंपल सी बात है, अर्निंग्स कम होगी तो वैल्यू भी कम होगी, सिंपल। भाई क्या होता है, अभी आपका सिक्का चल रहा है, चल रहा है, उछल रहा है, बहुत चल रहा है, और मान लो एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, आपके धंधे पानी थोड़ा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो ही जाते हैं भाई सिचुएशन। अभी कोरोना कोरोना चल रहा है ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली वैन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। हाँ भाई, इट इज़ वैल्यूएबल, ये कब कीमती होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कब होता है। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली। पूरा पूरा बिजनेस जब सोल्ड करोगे ना, तब जाके आपको गुडविल पता चलती है। जैसे आपकी एसेट में से लाइबिलिटी लेस कर दो, लाइक इस टाइप से, जो ऊपर का अमाउंट बचता है ना, दैट इज़ योर गुडविल। भाई जो एक्सेस में आपको अमाउंट मिल गया, जैसे जितने की एसेट थी उससे ज़्यादा का अमाउंट मिल गया, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो वो जो अमाउंट होगा, वो द ओनली एक्सपेक्टेशंस इज एट द टाइम ऑफ द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। द ओनली एक्सेप्शन, सॉरी एक्सपेक्टेशन बोले मैंने, द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। भाई पता है, एडमिशन के टाइम पे गुडविल लेके आता है ना, और ये एक्सेप्शन इसलिए डाला है, अपवाद है उस समय जब कि एक एडमिशन लेता है पार्टनर, तब वो गुडविल लेके आता है, और रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे भी गुडविल का सिनेरियो रहता है। वो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते कि मैं 50,000 गुडविल है, 1 लाख की है। भाई जितना सिक्का चलेगा उतनी गुडविल होगी, और जितना सिक्का गिरेगा उतनी, सिक्का गिरना मतलब आपका नाम चल रहा है अभी, समझ रहे हो, क्या था, सिक्का चलता है इस बंदे का इस पर्टिकुलर बिजनेस में। दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट फ्रॉम द टाइम टू टाइम ड्यू टू द चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस which are internal and external of business। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस की वजह से कई बार बिजनेस में किसी परिस्थितियों के कारण टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए गुडविल कभी भी एक
फिक्स नहीं होती कि इतनी गुडविल है। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बता चुके हैं, सिंस इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच, भाई देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इनविजिबल है, इसलिए इसको इंटेंजिबल बोला गया है, जो दिखती नहीं है, ठीक है। बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट बिकॉज फिक्टिशियस असेट डू नॉट हैव अ वैल्यू, whereas goodwill has a value in case of the profit making concerns. It can be sold through a sale will be possible along with the sale। देखो हमेशा ध्यान रखो, मैं पूरा पैराग्राफ एकदम एक रफ्तार में पढ़ता हूँ, उसका रीज़न ये है कि भाई कुछ समझ में आए नहीं आए, लेकिन एक बार चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद सेकंड टाइम जब आप पढ़ते हो तब थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो चीज़ और अच्छे समझ में आएगी। मेरा फंडा है, आपका आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहो। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट एंड हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दिखती नहीं है, cannot be seen or touched, but it is not a fictitious asset because fictitious asset do not have a value whereas goodwill has a value in case। भाई fictitious asset की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन गुडविल की वैल्यू जरूर होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स, ठीक है। प्रॉफिट के हिसाब से अगर देगा, इट कैन बी सोल्ड थ्रू अ सेल विल बी पॉसिबल अलॉन्ग विद द सेल ऑफ अ एंटायर बिजनेस। जब बिजनेस को सेल किया जाता है तब गुडविल को भी बेचा जा सकता है, उसके बदले में पैसा लिया जा सकता है। ओरिजिन ऑफ गुडविल कहाँ से स्टार्ट हुई है और फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले जो कारण है या फैक्टर्स हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट द गुडविल इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, थर्स ऑल फैक्टर्स विच हेल्प इन अ फर्म help a firm in earning profits affect the goodwill of the firm। Following factors affect the goodwill of the firm। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर? फेवरेबल लोकेशंस ऑफ द बिजनेस, बताया अभी मैंने कि भाई आप ऐसी कंडीशन में बैठे हो जहाँ पे ना आपका धंधा पानी एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। भाई आप जैसे बताऊँ, मैं एक ऐसी जगह आपने दुकान खोली लाइक बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ना वो आपके छोले कुलचे ना दबा के चल रहे हैं भैया, मतलब वो खाते ही वही हैं लोग, ठीक है, वो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना है वो भी वही प्रेफर करे, और आपके ना क्या कहते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड। इफ़ द बिजनेस इज लोकेटेड एट द कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। तो सीधी बात है, छोले कुलचे दिमाग में आ रहे थे मेरे, कल से आ रहे हैं, अभी खा के फ्री करूँगा उनको, अगली बार नहीं आएंगे वीडियो में। तो इसलिए वो मैंने एक सेटअप डाल दिया, क्या कि जो आपका सेटअप है ना वो फेवरेबल लोकेशन में है। इफ़ द बिजनेस इज लोकेटेड द कन्वीनियंट एंड प्रोमिनेंट प्लेस, भाई ऐसी जगह जहाँ पे वो बिजनेस चल सकता है। भाई आप ऐसी बिल्कुल है ना, कहता है बिल्कुल तीसरे तिवाड़े, जो हमारे घर वाले लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तीसरे तिवाड़े जाके खोला है। अरे यार वहाँ जाएगा कौन, वहाँ लाएगा कौन, जाने से पहले दो बार सोचेगा। अब हमारे यहाँ छोले कुलचे मिलते नहीं, इसलिए मेरे को कल से परेशानी हो रही है। स्विगी जोमेटो में करने से थोड़ा सा कतराता हूँ, समझ रहे हो, मैं क्या वो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं यार, बात पता है, और कुछ भी नहीं है। और फिर क्या ऐसा लगता है मैं खुद ही चल जाते हैं, बाइक चलाने को भी मिलता, थोड़ा समझ रहे हो बात को। तो वो वाली बात है कि भाई आप ऐसी जगह नहीं खोल सकते बिजनेस जहाँ फेवरेबल लोकेशन है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट की एफिशिएंसी मतलब क्षमता, है ना, एफिशिएंसी मतलब क्षमता होनी चाहिए। इफ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, इट्स प्रॉफिट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। भाई सिंपल सी बात है, आपका मैनेजमेंट का एफिशिएंसी होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम पैसे को ना डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो वो मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, आप अपने वर्कर्स को पूरा टाइम टू टाइम मैनेज करके चलोगे, तब तो आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। अदरवाइज हल्की सी गलती के चक्कर में बहुत सारे कस्टमर्स छूट जाते हैं, चाहे फिर वो एक सैलून में बाल काटने वाली की ट्रिमर मशीन का गड़बड़ हो, चाहे हमारी पढ़ाने में थोड़ी बहुत एरर हो, या फिर किसी एक छोले भटूरे आ गए क्या, नहीं छोले कुलचे रहने दो, छोले कुलचे वाले के मसाले में तड़का ज़्यादा हो, समझ लो। तो वो सारी चीज़ें हमें बैलेंस करके रखनी पड़ती है। द लॉन्जेविटी ऑफ अ बिजनेस, ये मेरा पहली बार नाम सुना है, मेरे को पता नहीं, अभी देखते हैं अंदर क्या है। एन ओल्डर बिजनेस द बेटर नोन टू इट्स कस्टमर्स देयर फोर, हाँ भाई लॉन्गर मतलब मेरे को लग रहा है लंबे समय तक चलने वाला कुछ ऐसा होगा। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, हाँ लंबे समय, देयर फोर इट इज़ लाइकली टू हैव मोर गुडविल। क्या बोल रहा है, बेटर नोन, एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन। भाई पुराना बिजनेस कहते हैं ना तब से चल रहा है, 1945 से चल रहा है, आज़ादी से पहले से चल रहा है। व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ बिल्ट अप गुड रेपुटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ चल रही है, तो वही लॉन्गेविटी बता दिया ना, बहुत लंबे से कोई काम चल रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर, इसलिए कहता हूँ कोई नया वर्ड देख के घबराया मत करो, फिर गूगल बाबा तो बैठे हैं हमारे पास, तो उससे पहले खुद का दिमाग लगा लिया। कस्टमर्स विल बी मोर इन कंपेरिजन टू द कस्टमर्स ऑफ अ न्यू एंट्रेंट्स, फिर नया वर्ड आ गया। अभी ये तो ऐसे ही यार, एक ही वर्ड के 4 वर्ड बनाते हैं इंग्लिश वाले, अंग्रेज लोग बहुत गेम खेलते हैं हमारे साथ। नंबर ऑफ कस्टमर्स इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट्स अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द कस्टमर्स ऑफ अ न्यू एंट्रेंट्स। भाई क्या होता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स मैटर करते हैं, जैसे क्या होता है जहाँ भीड़ लगी होती है ना, वहीं लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, चाहे फिर वहाँ मिले कुछ भी नहीं। और ऐसी बात नहीं यार, मिलता होगा तभी तो इतने लोग भीड़ लगा के बैठे हैं, खुद के घर से थोड़ी ना लेके आए होंगे वो लोग कि भाई तुम जीमो तो और भी जीमेंगे, है नेचर ऑफ गुड्स।
बिजनेस का नेचर होना चाहिए, इफ अ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज। हाँ भाई, इफ अ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ अ डेली यूज, it will have steady profits as the demand for these goods will be stable. Such business will have more goodwill. क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ गुड बिजनेस का जो माल का जो नेचर है, गुड्स का जो नेचर है, इफ अ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज के गुड्स होते हैं ना, समझ लो, डेली यूज में जो काम आ रहे हैं, इट विल हैव स्टडी प्रॉफिट्स एज द डिमांड ऑफ दीज गुड्स विल बी स्टेबल। भाई जैसे शादी ब्याह में जो चीज़ काम आती है वो शादी ब्याह में आएगी, लेकिन जैसे किराने की दुकान जो बहुत चली है हमारे कोरोना पीरियड में, इसलिए इन दोनों का नाम क्या है, सी से है, सी फॉर किराना, सी फॉर कोरोना, इंग्लिश हिंदी का फ़र्क है। अब भेदभाव क्या करना, समझ रहे हो, इसलिए किराना में कोरोना, और सॉरी कोरोना में किराना बहुत चला है। तो आपको पता है भाई डेली यूज़ की चीज़ें थी, वो तो बंदा मरता क्या नहीं करता, पैसे नहीं होते फिर भी उधार लेके करने पड़ता है, क्या करें भाई, पापी पेट का सवाल है ना, समझ रहे हो। तो वाली बात है, पोजीशन ऑफ लाइसेंस लाइसेंस चाहिए होता है आपको पोजीशन लेने के लिए किसी पर्टिकुलर। इफ द फर्म होल्ड्स एन इम्पोर्ट लाइसेंस, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर एज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फर्म्स टू एंटर इन द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ दिस लाइसेंस। भाई सिंपल सी बात है, हर कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा ना अगर लाइसेंस लेके आप काम कर रहे हो तो, और जो अदर व्यक्ति हैं जो बिना लाइसेंस काम कर रहे हैं उनको, वो आपके कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, समझ, फिर से कंपटीशन नहीं, समझ लो। तो ये वाली चीज़ है, कई बिजनेस में लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कई बिजनेस में नहीं होती है। अगर पोजीशन ऑफ लाइसेंस है, जगह का आपके पास लाइसेंस है, या फिर किसी भी काम को करने के लिए आपको लाइसेंस है आपके पास, तो आप कंपैरेटिवली औरों से क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, और आपकी गुडविल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। बस देखते हैं ना हम कि यार ये बंदा लीगली काम कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा हम जाना प्रेफर करते हैं, चाहे 100, 50, 200 ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, इट अ बिजनेस एंजॉयज मोनोपोली मार्केट, इट विल हैव assured profit. Similarly, if it holds in the special rights such as a patent, trademark, copyright, concessions, etc., it will make it have more goodwill. भाई monopolistic and other right, भाई अधिकार आपके पास होंगे। if a business enjoys monopoly, मोनोपोली मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति अकेली चीज़ लेके बैठा है तो मोनोपोली मार्केट हो जाएगा भाई, और कोई आपके कंपैरिजन में है नहीं। जैसे मान लो 2 छोले भटूरे की दुकान, एक, अरे यार फिर मैं खाने पे आ गया, 2 कपड़ों वाले की दुकान है, वो आपस में अगल बगल में खुली हुई है, सेम प्रोडक्ट रख रहे हो, तो हो सकता है कि किसी के आवाज़ देने पर वो पहले ही उधर शिफ्ट हो जाए, या पहले उसकी दुकान पड़ रही थी इसलिए वो कस्टमर वहाँ घुस गया और उसको पता है कि वही सेम वेरिएंट उसको वहाँ मिल रहा है, तो आपकी दुकान पे आना क्यों पसंद करेगा। तो वही वाली बात है, अगर मोनोपोलिस्टिक रहेगा कि आप चीज़ ही अलग बेचते हो, आप चीज़ ही क्वालिटी वाली बेचते हो, आप चीज़ ही मतलब है ना यूनिक बेचते हो, आप रीजनेबल प्राइस में बेचते हो, तो बंदा आपके पास ही आएगा यार, मोनोपोलिस्टिक बनो मार्केट में। इट विल हैव assured profits, assured profit मतलब श्योरिटी है और प्रॉफिट होगा ही होगा। सिमिलरली इफ इट होल्ड सम स्पेशल राइट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भाई अलग से आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, सब भाई कह रहा हूँ ना, कुछ अलग होगा। भाई दिखता है वो तो बिकता है, समझ गया आपकी बात, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा दोगे ना, लाइक समझ लो, जैसे कोई कस्टमर आता है, जैसे कोई होटल में कोई बंदा काम कर रहा है, उसको टिप दे जाता है, तो वो उसके लिए ना अलर्ट रहता है, भाई साहब आ गया तो वड़ा पाव तैयार, फिर वड़ा पाव आ गया, वो बड़ी चीज़ है ना। तो बात यह है, रिस्क इन्वॉल्व इफ देयर इज मोर रिस्क। हाँ भाई ये चीज़ समझ गए ना, क्या मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी तो सामने वाला आपके पास कोई चीज़ खरीद रहा है, इट विल हैव मोर गुडविल, गुडविल आपकी बढ़ जाएगी कि नहीं यार वो तो क्या देता है, चटनी भी देता है, समझ लो। इफ देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी लेस। भाई रिस्क इन्वॉल्व, इफ देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, बिजनेस में जितना रिस्क इन्वॉल्व होता जाएगा, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस, तो गुडविल आपकी कम होती जाएगी। तो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, रिस्क हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड होना चाहिए। भाई इतना रिस्क, जैसे आपके पास पूरे 5 लाख रुपए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पूरे 5 लाख जोड़ दिया आपने, अरे आप पूरे ना मतलब 5 लाख, कोरोना आ गया ना एक और बार नया कुछ है, पूरे 5 लाख के नीचे आ जाओगे। इससे बढ़िया 2.5 लाख इन्वेस्ट करो, 2.5 लाख रिजर्व्स के रूप में रखोगे, फ्यूचर में उसको हम कवर अप कर पाएँ। तो रिस्क कैलकुलेटेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपकी गुडविल भी क्या होगी, लेस नहीं होगी, मोर ही होगी, समझ लो। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या है, इफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, द वैल्यू ऑफ द गुडविल, वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल विल बी मोर। इफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, अगर प्रॉफिट बिजनेस का इंक्रीज होता जाता है कंटिन्यूअसली, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर। भाई ऐसा नहीं है आपका एक महीने तो बहुत प्रॉफिट चले गया, एक महीना आप बिल्कुल ही ठंडे पड़े रहे, तो कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग, और इफ इट्स प्रॉफिट्स अनसर्टेन, भाई डिक्लाइनिंग कम होता जाएगा या अनसर्टेन होगा, भाई कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल विल बी लेस, समझ गए, सिंपल। फ्यूचर कंपटीशन, द लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज कंपटीशन इन फ्यूचर वुड डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल। भाई अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या बढ़ता है किसी रीज़न से,
तो डेफिनेटली रिड्यूस ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए कंपटीशन में बने रहना पड़ता है, न्यू ट्रेंड को लेके अपने चलना पड़ता है, नहीं तो आप, क्योंकि देखो अभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है तभी तो वीडियोज़ डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैंने सोच भी लिया है कि वीडियोज़ पे ही वर्क करना है, बाकी तो लाइव क्लासेस चल रही है उसका तो देखा जाएगा जो होगा। कैपिटल रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल रिक्वायर्ड भी, पैसा की तो जरूरत है ना, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालता है, द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू पर इन्फ्लुएंस करता है या प्रभाव डालता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस, भाई पैसा नहीं है तो नो कैश नो ऐश, ऐश मतलब बिजनेस में नहीं लगा पाओगे तो पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आपको 2 लाख चाहिए थे, आपके पास जेब में नहीं थे, तो आप बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा पाओगे। इफ टू बिजनेस एंटरप्राइजेस अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विद लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल। सिंपल भाई, 2 बिजनेस हैं, एक बिजनेस ये है बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2। इफ 2 बिजनेस एंटरप्राइजेस अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब 10% इसको प्रॉफिट होता है और 10% इसको प्रॉफिट होता है, लेकिन ये 10 लाख लगा के बैठा है और ये 20 लाख लगा के बैठा है, तो इसका प्रॉफिट डबल हो गया ना, जस्ट समझ रहे हो, क्योंकि 10 की 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख, और इसका हो गया 1 लाख, तो प्रॉफिट हो गया ना लेस। रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल, तो गुडविल को कौन एंजॉय करेगा, लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बता देते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट, द बिजनेस विथ लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल, जो लेसर कैपिटल है उसको रिक्वायरमेंट रहेगी, विल या शैल यूज कर लो, शैल एंजॉय मोर गुडविल एंजॉय करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उसके पास लेसर कैपिटल है। ज़्यादा कैपिटल होती है ज़्यादा गुडविल एंजॉय करता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, तो जितनी ज़्यादा कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी। अदर फैक्टर्स क्या हैं, गुड्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस होने चाहिए आपके, फेवरेबल गवर्नमेंट रहेगी, ये पूरा थ्योरेटिकल मैटर आगे एक बार पढ़ लेना इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेन चीज़ें थी हमारी गुडविल से रिलेटेड जो मुझे लग रहा था बताना जरूरी है वो मैंने बता दी। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। भाई परचेज गुडविल भी खरीदी जाती है, अरे मार्केट में हर चीज़ खरीदी जाती है, जो दिखती है जो नहीं दिखती है, समझो, टेंजिबल इंटेंजिबल सब तरीके। परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल when a business is purchased the excess of the purchase consideration over its net asset, बताया था मैंने asset में और liability में, जो over its net assets है, net assets it is referred to as purchase of goodwill। तो आप क्या कर रहे हो, गुडविल परचेज कर रहे हो, तो आपने क्या करा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, यही एंट्री करते हैं, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आपका गुडविल में चल जाएगा। गुडविल डेबिट होती है मेरे हिसाब से, मैंने क्रेडिट गलत डाल दिया, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो देख लेना आप लोग, तो वो गुडविल हमारी हो जाएगी, सिंपल। अब वो देख लेना गुडविल CRDR का मेरे को ध्यान आ नहीं रहा, अभी देख लेंगे। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द परचेज गुडविल। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई क्या कहते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट या क्या बोलते हैं उसको, कट करते हैं ना बार बार, एडिटिंग का सीन नहीं है। जैसे मेरे को मैं दिमाग में नहीं आई तो मैं भूल गया, भाई जो चल रहा है एक फ्लो में चलने दो। क्या होता है, चीज़ें जो निकल रही हैं वो भगवान की दुआ मानो और उसको ग्रैंड करो, और खुद का भी दिमाग लगाओ कि सर से अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो उसको अप्रिशिएट करा करो यार, डिप्रिशिएट मत करो। 100 में से 1-8% हो ही जाता है मामला गड़बड़, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उस चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द परचेज गुडविल, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, it records in the books of the account of consideration paid, it's shown in the balance sheet of an asset। ये सारा पढ़ लेना। self generated goodwill और inherent goodwill, it is internally generated goodwill which arises from a business of characteristics or attributes which are on living business processes। ये पूरा पढ़ना। need for the valuation of goodwill, goodwill ये जरूरी चीज़ है, ये तो भाई 2 तरीके की गुडविल थी, आपने पढ़ लेना है, और फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालना, बताऊंगा। ये यहाँ से मेन कार्यक्रम शुरू है जो हमारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है, वो जरूरत देखना। नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनर अराइजेस इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड डाइज, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, व्हेन द फर्म इज एमएम, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसको इसने कर दिया। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 तरीके मेथड है, इन तीनों तरीके को हम अभी यहाँ पर इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में एडमिशन वाले में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं। तो अब जाके मेन गेम शुरू हो गया है, और मैं बता देता हूँ अब जाके इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हमें दिख रहा है, यही हम देखना चाह रहे थे काफ़ी देर से। तो अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ द वैल्यूएशन गुडविल, बस ध्यान रखना सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। भाई पास्ट ईयर मतलब पिछले 5 साल के प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके उसको 5 से डिवाइड करके
जो आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मैं बता देता हूँ। और बाकी जब एग्जांपल्स हम लोग करेंगे सॉल्व तब और चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स, बताया मैंने, सच एज 2 और 3 ईयर्स टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले तो एवरेज निकालना, नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट से क्या कर दोगे आप। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट्स। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज, मतलब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 years के प्रॉफिट है तो 5 years से डिवाइड कर दोगे, 6 years के प्रॉफिट है तो 6 years से डिवाइड कर दोगे। सिंपल है, एवरेज निकालना तो आता ही है ना। हमें मीन मीडियन मोड पढ़ ही रखा है 10th क्लास में। अब जिन्होंने इस साल नहीं पढ़ा उनका तो भगवान ही भरोसा है। Why average profit? Average profit क्यों? A buyer always wants to estimate the future profits of the business. Future profit depends upon the average performance of the business. In the past profits indicates as to what profits are likely to acquire in the future. Therefore, the past profits are averaged. But before calculating the average profit, the profits earned in the past must be adjusted in the light of the future expectation of the following factors should be taken into the account while calculating the average profit। भाई साहब ये तो बहुत रामायण बोल दी है। अब बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट, अब एक जो खरीदार है ना उसको एस्टिमेशन चाहिए होता है, कोई चीज़ कितने की आएगी। द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड्स अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। भाई जो पास्ट में कर रहे थे वो आपका फ्यूचर में डिपेंड करता है, समझ लो, या प्रेजेंट में कर रहे हो। प्रेजेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पास्ट के ऊपर। अब फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट के ऊपर। लेकिन प्रेजेंट को ही देखकर आप सारी चीज़ थोड़ा ना कर लोगे। तो पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट्स एज टू व्हाट प्रॉफिट्स आर लाइकली टू एक्वायर इन द फ्यूचर। भाई एक अंदाज़ा तो चलता ही है ना कि भाई मौसम विभाग मौसम के हिसाब से तो अगले मौसम की जानकारी देता है कि भाई उमस इतनी है या हवा नहीं चल रही है, या फिर बहुत सारे वो की फैक्टर्स लेके चलते हैं, तब जाके आगे का बता पाते हैं कि भाई बारिश होगी, कितनी होगी, कब होगी, समझ लो। अब कई बार तो गलत हो जाते हैं, वो तो बाई चांस ही होता है, 100 में से एक बार, जो मुझसे भी हो जाती है गलतियाँ। देयरफॉर द पास्ट प्रॉफिट्स आर एवरेज, बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द प्रॉफिट्स अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ द फ्यूचर expectations of the following factors should be taken into the account by calculating the average profit। तो एवरेज भाई एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले वो कहना चाह रहा है कि भाई पहले भी उनको प्रॉफिट्स को यूज़ में ले लिया गया होता है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये सारे प्रॉफिट्स लेते हैं। एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ईयर। समझ लो क्या क्या निकालना होता है। लाइट ऑफ फ्यूचर मतलब एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ये सारी चीज़ें, एबनॉर्मल इनकम हो गई, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये सारा ऐड लेस करना पड़ता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट में से हमें निकालनी होती है। तो उनके ऊपर बात करेंगे। ये 3 तरीके की चीज़ आपको दिख रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इनकम, एबनॉर्मल लॉस, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट विच बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस के आउटसाइड से हमें रिसीव हुई है तो नेट प्रॉफिट में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। हाँ तो बच्चों इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। हाँ भाई लास्ट 5 years के आपको क्या निकालने हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको 3 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। 2013 का इस तरह का 14 15 ये हो गया, 15 16 ये सारे अमाउंट दे रखे हैं, इनको ऐड कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दे रखा है मैं कहूँ ये जो है हमारा ये लॉस माना जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में दे रखा है। On 1st January 2016, a fire broke out which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh. A claim of rupees 70,000 was received from the insurance company। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से एक 70,000 का क्लेम हमें रिसीव हो गया 3 लाख रुपीज़ का लॉस पर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज़ 80,000। तो ये वही चीज़ हो गई, एबनॉर्मल लॉस और ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। एबनॉर्मल इनकम, ये लेस और ऐड वाला सीन जो होता है वो सारा चीज़ है, वो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बोला है 2016 में 1 जनवरी 2016 मतलब 31 मार्च 2016 से पहले का है, ठीक है। तो ये 2015-16 में इंक्लूड होगा। तो 60,000 रुपीज़ का तो ऑलरेडी लॉस है, देखो। और यहाँ पर 3 लाख में से 70,000 तो क्लेम का रिसीव हो गया, बाकी 230 किस में जाएगा, लॉस में, समझ लो।
एबनॉर्मल लॉस में अब आपको ये दिमाग लगाना है एबनॉर्मल लॉस ऐड क्यों हुआ है और एबनॉर्मल गेन लेस क्यों हुआ है। ये बहुत बड़ा की फैक्टर है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान समझ लेना। अब ये जो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन 80,000 रुपीज़ है, इसका भी बताता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 31 मार्च बोल रखा है, तो 17-18 में आएगा, ये तो पता ही होगा। वो अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड था 80,000 रुपीज़ का। हाँ भाई, अनएक्सपेक्टेड जो टैक्स था रिफंड मिल गया हमें, मतलब रिबेट मिल गई किसी की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिल गया हमें 80,000 रुपीज़ का। तो हमें गेन ही हुआ ना भाई, पैसा आया यहाँ पर, और यहाँ पे 3 लाख में 70,000 ही वसूल है। इसका मतलब 2,30,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और वो भी कौन सा हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट समझना है कि एबनॉर्मल लॉस इसमें ऐड हो जाता है और एबनॉर्मल गेन लेस हो जाता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं भाई 13,19,000 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 ईयर्स का प्रॉफिट था। और जो आंसर आया 2,78,000, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 8,34,000 हमारा क्या आ गया यहाँ पर। क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, कहाँ गया ये रहा। इसमें हमें निकालना था द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स और 3 ईयर्स परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, ये भी हमें एक छोटी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150%, मतलब 1.5 गुना ऑलमोस्ट, है ना। फिर उसका 50% निकालना और उसमें ऐड कर देना, यही बोल सकते हैं ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है भैया, एक नया चीज़ इसने दिया है लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं चेंजेस। 15, 16, 17, 18, 19 का ये प्रॉफिट आ गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन असेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2 लाख विद द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,50,000 वॉज सोल्ड एट रुपीज़ 1,24,000। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसमें क्या है कि असेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी, बुक वैल्यू उसकी थी 1.5 लाख, और उसको बेच दिया एक चॉइस में। अब 3 अमाउंट है सर, इसका क्या करेंगे देखो बताएंगे अभी। क्या करना, ऑन 1 अप्रैल 2017 2 computers costing rupees 1 lakh were purchased, were wrongly debit to the travelling expenses, depreciation on computer was to be charged at the rate 20% per annum on the written down value basis। इसमें भी कैलकुलेशन करनी है आपको, वैल्यू ऑफ गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ भाई, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हम थोड़ा बहुत इसको इरेज कर लेते हैं। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कोई चीज़ ऐड हो रही है, लेस हो रही है, और उसका रीज़न क्या है ऐड लेस होने का। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कितना है भैया, -60,000 पहले से है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में था ये अमाउंट। इसका मतलब ये क्या है, हमारा लॉस है। ठीक है, अब लॉस जब एबनॉर्मल लॉस के साथ प्लस हुआ तो ये पॉजिटिव आंसर क्यों आया। तो दिमाग आपको क्या लगाना है कि भाई माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जिसकी डिजिट बड़ी है। तो किसका साइन आएगा भाई, प्लस का साइन है। 2,30,000 बड़ा अमाउंट है। और एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको और प्रैक्टिकली चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्या कि ये 60,000 रुपीज़ लॉस ना, ये जो 2,30,000 था ना, इसका जो डिफरेंस था 2,30,000 रुपीज़, वो 2,30,000 के मतलब इसी के अंदर इंक्लूड है। इस 60,000 रुपीज़ लॉस के अंदर ये 2,30,000 रुपीज़ इंक्लूड है, क्योंकि ये हमें दे दिया गया था पहले, और उसके बाद में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें पता चली बाद में कि भाई 3 लाख रुपए का तो हमारा क्या था, लॉस ऑफ गुड्स था। उसमें 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 रुपये वसूल हो गया। बचा कितना, 2,30,000 हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं पहले कितना रहा होगा प्रॉफिट, 1,70,000। 1,70,000 पहले क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा। उसमें फिर ऐसा लॉस आपको लेस करने के लिए कह दिया जो आपका था ही नहीं, या फिर जो हमें इसमें इंक्लूड ही नहीं करना था। समझ पा रहे हो, किसमें इंक्लूड नहीं करना था, कि जो कि हम ये 5 साल के प्रॉफिट्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, इनके अंदर एबनॉर्मल का कोई लेना देना ही नहीं था। एबनॉर्मल का कोई लेना देना ही नहीं था, हमें उसमें इंक्लूड नहीं करना, चाहे फिर वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो सारी सिचुएशंस हमें देखनी है। अब ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्या एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है। अब आपको लगता है भाई लॉस है तो लेस हो जाएगा, गेन है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन रिवर्स चल रहा है, क्योंकि हमें ये बाद का अमाउंट दे रखे हैं, ये बाद के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये सारे सब कुछ होने के बाद, समझ लो। लेकिन हमें बाद में पता चलता है अदर इन्फॉर्मेशन में कि भैया ये तो एबनॉर्मल गेन है हमारा और ये एबनॉर्मल लॉस है। तो आप दिमाग लगाओ पहले कितना रहा होगा इसका प्रॉफिट, 1,70,000। 1,70,000 में से ये लॉस आपको एडजस्ट करना पड़ा होगा 2,30,000, जो कि एबनॉर्मल है, जो हमें पता चल रहा है कि ये तो एबनॉर्मल है। ठीक है, अब 170 में से 230 कैसे कवर अप होंगे भाई, 170 से 170 तो हो जाएगा पूरा कवर अप,
और 60,000 रुपीज़ आप कहाँ से लोगे और उधार लोगे, तो आपका लॉस रह गया 60,000 का। अभी भी भाई 170 से 170 तो कवर हो गया, लेकिन और आपको 60,000 रुपीज़ आपको लोन लेना पड़ा या उधार लेना पड़ा, इसलिए आप क्या चलेगा, नेगेटिव में चलेगा, आपको लॉस शो करा है यहाँ पर, जो कि ये 60,000 कर रखा है। तो आप जब रिवर्स जाओगे तो पता है ना, जब भी हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग निकालते थे तो सीधा सीधा कार्यक्रम होता था, जो ऐड होता तो ऐड, जो लेस होता तो लेस। जैसे क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाते थे, जो ऐड होता था उसको तो हम लेस करते थे और जो लेस होता था उसको हम ऐड करते थे। आ रही बात समझ? तो जब भी रिवर्स जाओगे तो अपोजिट तो गेम खेलना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो कहानी? इसी तरीके से देखो यहाँ पर दिमाग लगाना थोड़ा सा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एबनॉर्मल गेन है, देखो 2,50,000 यहाँ पर है, हमें पहले से गिवन दे रखा है 2,50,000 प्रॉफिट है। अब दिमाग लगाओ कि ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000, क्योंकि हमने टैक्स दे दिया था 80,000 का, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं था ना, समझ लो। तो वो हमने अनएक्सपेक्टेड टैक्स क्या हो गया, रिफंड हो गया 80,000 रुपीज़ का। तो हम क्या मानेंगे उसको कि भाई 2,50,000 में आपने अनएक्सपेक्टेड है, मतलब एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, हाँ सॉरी प्रॉफिट है, गेन हुआ ना, वो पैसा गेन हुआ है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 80,000 रुपीज़ लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखो 1,70,000 हमारे पास क्या रहा होगा, पहले का प्रॉफिट रहा होगा, हमने 80,000 रुपीज़ उसमें और ऐड कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको एबनॉर्मल लॉस मानकर, सॉरी एबनॉर्मल गेन मानकर हमने क्या करा है, 80,000 रुपीज़ उसमें ऐड कर दिया, और तब जाके हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट हमने माना कितना हो गया, 2,50,000। कैसे भाई, 170 का तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, जरूरी नहीं है कि इस वाले ईयर की बात नहीं कर रहा मैं इस वाले ईयर की बात कर रहा हूँ कि 170 आपका नॉर्मल प्रॉफिट रहा होगा, आपको एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिल गया 80,000 का, आपने कहा अरे वाह भाई बल्ले बल्ले हो गई, 1,70,000 प्लस 80,000 मिला के 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना था, 170 का, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन था, तो इसको तो प्लस करना ही है ना। तो समझ गए, जब भी रिवर्स जाओगे तो आप क्या करोगे, रिवर्स ही खेलोगे ना, ऐड का लेस और लेस का ऐड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 वगैरह जो भी मैं कंटिन्यू करवा चुका था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट के सेल होने पर जो लॉस हुआ है, लॉस वैसे लेस होता है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, समझ लो कहानी। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स रॉन्गली चार्ज टू P&L, P&L में गलती से चार्ज कर लिए गए थे, ठीक है, चार्ज कर लिए गए, इसका मतलब कि रॉन्गली चार्ज है ना, अगर चार्ज करते तो माइनस करते, रॉन्गली चार्ज है तो वापस उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे रिवर्स। भाई ऐसी क्या हो रहा है, अगर मान लो ओवर वैल्यूड हो जाता तो अंडर वैल्यूड कर देते, अंडर वैल्यूड होता ओवर वैल्यूड। अब गलती से चार्ज कर दिया, मतलब गलती से आपने लेस कर दिया होगा, उसको वापस ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी गलती रेक्टिफाई हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो बात? ऐसे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर तो पता है आपको यार, डेप्रिसिएशन तो हमेशा क्या होता है, लेस ही होता है। ये किसी भी कंडीशन, जैसे इसमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज्ड 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, तो डेप्रिसिएशन तो क्या होगा, हमेशा लेस ही होता है, कम ही होता है, कभी भी ऐसे बढ़ तो ना सकता है। तो 1,00,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे देखो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दिखा रखा होगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू और है मेरे हिसाब से शायद, हाँ कहाँ गया भैया, हाँ ये रहा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो ये क्या होगा, 1,00,000 का 20%, ये आ गया अपना 20,000, अब 1,00,000 में 20,000 का 80,000, 80,000 का फिर 20% लगेगा तो 16,000 आ जाएगा। इस तरीके से एक बार तो 20,000, एक बार 16,000 करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकला भाई, ये सारे 5 साल के जो प्रॉफिट से जो भी चेंजेस होते इन सबको यहाँ प्लस कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया 84,000 उसको 150% क्यों करा, 150/100, क्योंकि इसने कहा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कि A and B वर्जन प्रॉफिट इक्वली, दे एग्रीड C टू इक्वल शेयर फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकलेगा ना, उसके 150% के बराबर होगी, इसलिए परसेंट हटा दिए यहाँ से, और परसेंट का हटा के अपॉन में 100 रख दिया। बताया ना परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है 100 से डिवाइड करता है, ये तो पता ही होनी चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो भैया इसमें लेस ऐड वाला जो गेम था वो आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई, मैं मानता हूँ। एक डेप्रिसिएशन वाला दिमाग में आप लोगों को खटक रहा होगा कि सर आप सारी चीज़ें बोल रहे थे कि भाई ऐड लेस होती है, लेस ऐड होती है, तो आप दिमाग लगाओ, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर वॉज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो खुद दिमाग लगाओ कि प्रॉफिट में कोई चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ कम होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से एबनॉर्मल लॉस या फिर भाई रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, डेप्रिसिएशन तो लगता ही लगता है हर बार यार, कोई एबनॉर्मल लॉस थोड़ना है या एबनॉर्मल गेन थोड़ना है, या कोई सेल ऑफ एसेट थोड़ना है। आधी बात समझ में, वो जो तीनों पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे इलस्ट्रेशन 3 से पहले, मैं बताता हूँ। देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिकॉज दिस इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बिजनेस।
कि भाई ये कोई आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है क्या डेप्रिसिएशन, लगाओ दिमाग, समझ गए बात, कहानी ये है। तो थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decide to take C into the partnership for 1/5 share on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is to be valued 80% of the average annual profit. 80% निकाल देंगे इसका प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years, 3 और 4 years, विच एवर इज हायर। नया गेम खेला इसने। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हैं, कोई लॉस का टेंशन वाला है नहीं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। करते हैं स्टार्ट भैया, कहाँ से क्या दे रखा है कार्यक्रम पूरा सा। तो पहले तो इन्होंने गेम ये खेला है यहाँ पर, बेस्ड ऑन द 3 years प्रॉफिट, बेस्ड ऑन द 4 years प्रॉफिट, विच एवर इज हायर बोल दिया ना, 3 और 4 years, विच एवर इज हायर, दोनों में जो भी ज़्यादा होगा। तो भाई 3 साल का ले लो पहले, फिर 4 साल का ले लेंगे, कैसे क्या करा देखते हैं। देखो इसने ये 3 साल पहले ले लिए, इन 3 साल को ऐड करने, और देखो अदर इन्फॉर्मेशन कुछ था नहीं, तो इसने बोला एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years। तो प्रीवियस 3 years पहले तो ये लेंगे, तो फिर 4 चारों के चारों साल लेंगे, समझ गया बात। तो पहले तो 3 साल हो गया 276, और ये हो गया 4 साल का 374। तो 374 दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। विच एवर इज हायर फ्रॉम किसमें से, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर, 3 और 4 साल में दोनों में से जो भी एवरेज प्रॉफिट ईयर ज़्यादा निकलेगा, वैसे तो ऐसा कह नहीं सकते भी 4 साल का ही ज़्यादा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, लेकिन यहाँ निकल गया है। तो अगर ये निकल गया है तो उसका 80% के बराबर अमाउंट निकाल दो। 74,800 रुपीज़ हमारी क्या हो गई, गुडविल वैल्यूड हो गई है, समझ रहे हो। गुडविल निकाल दी, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई एड लेस का कार्यक्रम भी नहीं था। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एग्री टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years विच वर एज फॉलोज। हाँ भाई ये प्रॉफिट ये लॉस आ गया। On 1st April 2016, a motorbike costing rupees 50,000 was purchased and debited to the travelling expenses account on which depreciation is to be charged 20% per annum. Calculate the value of goodwill. अभी डेप्रीशिएशन चार्ज होना है पता ही है, तो इसका तो लोड लेना नहीं है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 50,000 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, 30,000 क्यों रह गया ये, क्योंकि इसने देखो बोला है यहाँ पर ऑन 1st April 2016 की बात कर रहा था, देखो इसमें चेंज होना चाहिए था। 50,000 वॉज कॉस्ट, मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज एंड डेबिट टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में उसको क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। देखो नोट 1 में दे रखा है क्या, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। आफ्टर रेक्टिफिकेशन द लॉस ऑफ द 2017 विल बी रिड्यूस्ड बाय 50,000। 2017 का जो लॉस है वो रिड्यूस हो कितना हो जाएगा, 70,000 से लॉस हो गए, रिड्यूस हो गया कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है रिड्यूस बाय 50,000, मतलब 50,000 से लॉस रिड्यूस होगा तो कितने का रह जाएगा भैया, 20,000 का ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ तो दिखा रहे हैं भाई साहब जी 30,000 दिखा रहे हैं। तो भाई देखते हैं क्या गड़बड़ है, क्या नाटक है, देखना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है। अब दूसरी बात यहाँ से समझ लो क्या बोल रहा है, एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम, जिस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज। तो 50,000 का 20% आपको निकालना आता ही है, 10,000। अगर 10,000 रुपीज़ लेस हो गया, 40,000 ही रह गया। अब 70 में से ये 40,000 लेस कर लो तो कितना बचेगा, 30,000 जो लॉस बचेगा, समझ गए कहानी। तो ये वाला गेम इसने खेला है यहाँ पर। अब ये 10,000 प्लस करके बता रहा है, लेकिन मैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 50,000 का 20% निकाल के 10,000 माइनस कर देना, आपकी ये जो मोटर बाइक रह जाएगी एक्चुअल में 40,000 की। और 40,000 अगर लॉस रिड्यूस होगा 70 में से तो बचेगा ना 30,000, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो जाएगा कि सर डेप्रीशिएशन प्लस कैसे हो रहा है फिर, है ना, यही होगा ना, सर डेप्रीशिएशन क्यों प्लस हो रहा है भाई। तो इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, पहले डेप्रीशिएशन लेस करो, उसमें से जो बचे उसको फिर उसमें एडजस्ट करो। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, 2016 का 2017 में क्यों एडजस्ट हुआ है, ये कहानी भी आप लोगों को समझा देते हैं। क्या बोल रहा है, ऑन 1st April 2016, ये देखो इसमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आफ्टर रेक्टिफिकेशन द लॉस ऑफ रुपीज। समझा, गलती से किस में कर दिया था इसने, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में आपने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया कि इसको मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़ को एक्चुअल में करना किस में था, ठीक है। तो कब करा, 1st April 2016 की बात कर रहा है ये। तो उस साल का 50,000 रुपीज़ की गलती थी,
वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद कितने की रह जाएगी? डेप्रिसिएशन तो आपको पता है ना ईयर एंडिंग में होता है, जब अगर दे नहीं रखा तो क्या मानेंगे भाई? ईयर एंडिंग मानेंगे, 6 मंथ थोड़ा ना मान सकते हम। तो पूरा आखिरी में जाकर कितने का रहा वो? 31 मार्च 2017 हो गया ना। तो ये 17 वाले में जाके जुड़ेगा, क्योंकि आफ्टर डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, इसकी 40,000 रुपीज़ की हो गई, और इस 40,000 रुपीज़ का लॉस क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया था। हमें मोटर बाइक कॉस्टिंग में डालना चाहिए था। अगर हम वापस इसको डालेंगे 40,000 को, तो हमारा जो लॉस है वो सिर्फ कितने का रह जाएगा? 30,000 का रह जाएगा, क्योंकि वो 40,000 रुपये का हमने एक्सपेंस मानकर परचेज डेबिट टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमने गलती कर दी थी। अब उसको रेक्टिफाई करने भेज, देखो यहाँ देख रखा है, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट आफ्टर रेक्टिफाइंग द लॉस ऑफ 2017। जो 2017 का लॉस था विल बी रिड्यूस बाय 50,000। 50,000 हो गया रिड्यूस, लेकिन 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगने के बाद सिर्फ 40,000 ही रिड्यूस होगा लॉस। और क्योंकि लॉस रिड्यूस कैसे होगा समझना, प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो ये हमने गलती कर दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी, जबकि हमारे पास मोटर बाइक 40,000 की अभी भी पड़ी हुई है। कब कब 2017 में। तो अगर 40,000 की आपके पास और प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब एक असेट है मान लो, तो उससे असेट से कवर हो रहा है पैसा, तो 30,000 का ही तो होगा ना एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस तो सिर्फ 30,000 का रह जाएगा। चले नेक्स्ट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पे समझ ही गए होगे इतनी कहानी बोलने के बाद। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? दिस मेथड इज टू मॉडिफाइड वर्जन। भाई कुछ नहीं करना, मैं पूरा बताऊंगा नहीं, अभी सिर्फ मेन बातों पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरी खासियत ये है कि कम समय में चीज़ समझाना चाहता हूँ, समझदार समझ जाए तो बढ़िया बात है, बाकी फिर करते ही रहो बैठे बैठे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इनमें क्वेश्चन में, और हमारे पास टाइम है कम। क्या बोल रहा है भाई? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर। बाकी उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड ध्यान रखना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज कर देना जो भी गुडविल आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ही कर लेता है जिससे आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल। फर्स्ट ईयर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से मल्टीप्लाई, 15 आ गया इनका टोटल। ये आ गया, ये हमने ना सिग्मा FI XI और ये सारा गेम खेला था 10th क्लास में, वही लग रहा है मेरे को। तो ये सिग्मा FI XI जैसे है नहीं, बता रहा हूँ, लेकिन वही हो गया सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है। और ये आ गया 65,300, 600, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा था, कहाँ बोल रखा है, 2 ईयर्स परचेज, समझ गए? 2 ईयर परचेज से बोल रहा है। बताओ कितना सिंपल, 1,31,200, कोई दिक्कत ही नहीं है। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द फर्म 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये करना, ये पूरा मैं एक बार देख लेता हूँ। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन चीज़ बता देता हूँ इसमें है क्या, बाकी तो आप लोग खुद कर ही लोगे। देखो यहाँ बोल रखा है 20,200, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, चारों प्रॉफिट इसने यहाँ लगा दिया। मैंने जो काटा ना अभी उसको ही, वही सारे चारों प्रॉफिट है, मैं इसको हटा देता हूँ वहाँ पर। अब आपको बताया, देखो आखिरी में जो इसमें दे रहा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए ये मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज है, तो भैया पता ही है लेस होना है। चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट हमने क्या करना है, 4800 चारों साल में लेस होगा, क्योंकि एनुअल चार्ज है, एनुअल चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना भैया। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑन 1 December 2019 a major repair was made in respect of the plant incurring 6,000 which amount was charged to revenue. The paid sum is agreed to be the capitalized for goodwill calculation subject to the adjustment। ये तो बात की कहानी है, पहले यहाँ तक रेवेन्यू तक पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, मेजर रिपेयर वॉज मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, जिसको रेवेन्यू के रूप में चार्ज किया गया। तो भाई सिंपल है, रेवेन्यू का मतलब ही इनकम होता है, समझ लो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है हमारा, ठीक है। उसको इनकम के रूप में क्या कर लिया हमने, चार्ज कर लिया। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर तो क्या होंगे हमारे, ऐड ही होने, रिवर्स होगा ना भाई, जो गेन है वो लेस होगा, क्लियर। और जो लॉस होगा या एक्सपेंडिचर टाइप समझ लो, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेप्रीशिएशन तो बताया अभी मैंने, होना क्या है डेप्रीशिएशन का है, पूरा कैलकुलेशन दे रखा होगा वैसे तो, दे रखा, हाँ ये रहा, तो यहाँ भी दिखा रखा है, यहाँ भी दिखा रखा है। ये 200 रुपये, फिर उसके बाद जो बचेगा 5800 आ जाएगा। ये थोड़ा धुंधला गई है हमारी ज़िंदगी, 5800 यहाँ पर, 580 यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हमने ये पहले साल का डेप्रीशिएशन यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया। अब जो मेन बात है वो यहाँ पर है, इसके आखिरी टॉपिक जो अगर मैं बात करूँ इस पर डिस्कस करना है, क्या बोल रहा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। समझना कहाँ है ये कहानी ओवर वैल्यूएशन की, दिखने आ ये रही। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400। तो देखो बात समझना क्या है कि ओवर वैल्यूएशन अगर क्लोजिंग स्टॉक की होगी तो माइनस ही करनी होगी ना, दिमाग क्या लगाना है इसमें,
कि अगर साल के आखिरी में अगर मैं बोलूँ 31 मार्च 2019, दिख रहा है आपको 31 मार्च 2019 को अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है और वो ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर 2020 समझ रहे हो 2020 का ही ओवर वैल्यूड होगा, तो उसको तो 2400 रुपये वहाँ पर ऐड करना ना, और यहाँ पे इस क्लोजिंग स्टॉक में उस 2400 रुपये को क्या कर दोगे, अंडर वैल्यूड कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे। तो इसी तरीके से देखो यहाँ तो लेस कर रखा ओवर वैल्यूशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपये, और वही 2400 रुपये अगले साल जाके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया, ऐड हो रहे हैं। थोड़ा कचरा हो गया, सफाई कर दें। हाँ भाई समझ गए, ये अगले साल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगले साल से रिलेटेड ने कैसे पता लगाया कि भाई इस साल अगर ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब अगले साल का ही तो इस साल में घुस गया होगा ना, पिछले साल का घुसेगा थोड़ा ना, पिछले साल का पिछले साल गया, इस साल का इस साल में, और अगले साल का इस साल में होगा, क्योंकि अगर अगर ओवर वैल्यूड है तो पिछले साल का थोड़ा ना अभी तक घिस रहे होंगे हम। समझना, बहुत प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद पहले साल से मल्टीप्लाई, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, बाकी वेटेड एवरेज 3 से मल्टीप्लाई, ये वर्किंग नोट में कैलकुलेशन जो मैंने अब तक बता दी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 ऑटोमेटिकली बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक, ये तो पता ही है, बहुत सिंपल चीज़ बोल दी इसने। 2019 का क्लोजिंग स्टॉक 2020 का ओपनिंग स्टॉक होगा भाई, कई बार बोल देता है, ऐसा मजाक कर देता है ना। Illustration number 9 क्या, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, वेटेड असाइंड टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 4 5, ये तो पता ही है भाई, वो करना है। टू द प्रॉफिट ईयर दिस 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एंड एबनॉर्मल लॉस 50,000 इनकर्ड इन द सर्टिफिकेट में। मेन कैलकुलेशन बताता हूँ भाई, किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। एबनॉर्मल लॉस है, पता है, लॉस ऐड होगा, गेन लेस होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो लॉस हो गया, ये गेन हो गया, यहाँ तक क्या नहीं पता है। रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग ₹40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल्स अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2018, डेप्रीशिएशन वॉज टू बी चार्ज 10%, डेप्रीशिएशन देखो लेस हो रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, डेप्रीशिएशन लेस हो गया। रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन, डेप्रीशिएशन यहाँ नहीं है, यहाँ दिखा रखा है, ये तो हमारा जो है 40,000 रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, जो कि डेबिट कर दिए गए P&L अकाउंट। शुड हैव बीन मतलब डेबिट होने चाहिए थे। कार अमाउंटिंग 40,000 रॉन्गली डेबिट तो व्हीकल अकाउंट में हो गए, जो कि P&L में होने चाहिए थे, ठीक है, समझ गए। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग का रिपेयर कहाँ से निकालोगे भाई, पैसा तो कहाँ से चार्ज करोगे, P&L से करोगे ना, जिसको रॉन्गली आपने डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट में, तो अब वापस आपको करना है तो क्या करोगे, उसको लेस करोगे। क्यों, क्योंकि आपने गलती से उसको ऐड कर दिया था व्हीकल अकाउंट में, तो अब तो लेस करना ही पड़ेगा ना। क्लियर है माइंड, पीछे वाला क्वेश्चन पकड़ लें थोड़ा सा एक बार वापस, देखो यहाँ पर कहाँ गया भैया, ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू द रेवेन्यू, यहाँ लिख रखा था, कहाँ गया, मेजर रिपेयर वाज मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट टू बी चार्ज टू द रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया था, मतलब लेस कर दिया गया था, इसको वापस ऐड कर दोगे, समझ गए, तभी तो 6,000 रुपीज़ वापस ऐड कर रहे हैं, जबकि चार्ज क्या होता है, लेस होता है। क्लियर है मामला। तो ये छोटी छोटी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द 31 मार्च 2018 अंडर वैल्यूड बाय 50,000 है, तो उसको वापस क्या कर दो, ओवर वैल्यूड कर दो। देखो रिवर्स हो गया, पहले वहाँ माइनस हो रहा था, फिर वहाँ प्लस हो रहा था, अभी यहाँ पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अंडर वैल्यूड है। अब खुद दिमाग लगाओ कि 31 मार्च 2018 का, हाँ भाई 31 मार्च 2018 में, ये नहीं, ये वाला नहीं है अमाउंट, 31 मार्च 2018 में अंडर वैल्यूड है, तो उसको ओवर वैल्यूड करोगे ना, ठीक है, और वही अगले साल जाके क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, दोनों में अंडर वैल्यूड को लिखा गया क्योंकि यही 50,000 यहाँ जाके ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये अभी क्या था, अंडर वैल्यूड था, तो इसको ओवर वैल्यूड किया गया, और अगले साल ये क्या हो जाएगा, वापस अंडर वैल्यूड हो जाएगा। बात समझना। एक और बात, एक चीज़ और मैं इसमें इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा हूँ, तो पिछले बार वाले में क्या था कि ओवर वैल्यूड था, तो उस साल से रिलेटेड था, तो उसको अंडर वैल्यूड करना पड़ेगा क्योंकि अगले साल का है वो अमाउंट। अभी यहाँ अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब कम लगाया गया है, तो वो अगले साल तो लगेगा ही लगेगा ना, सिंपल सी बात है। भाई इस साल अंडर वैल्यूड है, उसको बढ़ाओ, क्योंकि इस साल के लिए अंडर वैल्यूड है, अगले साल के लिए तो वो ओवर वैल्यूड ही कहलाएगा ना। क्लियर है। तो भाई सिंपल, आप ध्यान रखना, जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड दे रखा है तो माइनस प्लस कर देना, अंडर वैल्यूड को ओवर वैल्यूड करने के लिए प्लस करते हैं, तो अगले साल माइनस कर देना। क्या करोगे, अगले साल माइनस कर देना। और जो मैंने चीज़ समझाई उसको थोड़ा गहराई में सोचने की कोशिश करना, और बाकी आप नोट्स वगैरह पढ़ा करो जो इसमें दे रखे होते हैं बुक के पहले, इलस्ट्रेशन के पहले, और चीज़ आप लोग समझ में आ जाएगी। भाई जब भी अंडर वैल्यूड है तो उसको ओवर वैल्यूड करने के लिए प्लस करना, और अगले साल माइनस कर देना। जब भी ओवर वैल्यूड दे रखा होगा तो अंडर वैल्यूड करने के लिए माइनस कर देना, अगले साल प्लस कर देना। और फिर गहराई में समझना है, तो जो मैंने बात बोली थी उसको थोड़ा गहराई से सोचना समझना,
आ जाएगा आप लोग समझ में। देखो डेप्रिसिएशन ये लगा ही दिया इसने, डेप्रिसिएशन कर लोगे आप लोग कैलकुलेट, यहाँ तक हो गया। ये स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब वही रिड्यूसिंग वाले नहीं रिड्यूसिंग वाला नहीं, ये होता है अपना फिक्स्ड वाला। ये 40,000 का 10% कितना हो गया, ये जितना भी है 10%, हाँ 4,000 होता है, लेकिन 3 महीने के हिसाब से 1,000 ही हो गया, और ये पूरे 12 महीने के हिसाब से लगा अगली बार। ये पता होना चाहिए आपको क्यों लगा क्यों नहीं लगा। देखो डेप्रिसिएशन कहानी समझा दो कहाँ गए भैया। डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज ऑन द व्हीकल 10% पर annum स्ट्रेट लाइन, तो वो 1 जनवरी को था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगेगा ना 2018 में, और 2019 का क्या लगेगा, पूरा का पूरा लगेगा, इसलिए पहले 3 महीने का ऐसे निकाला, उसके बाद पूरे साल भर का निकाला है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, रिड्यूस करेगा, हैंस इट इज टू बी एडेड टू द प्रॉफिट। भाई क्या कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम होगा तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट्स पे भी इफेक्ट डालेगा, इसलिए उसको ओवर वैल्यूड करके बढ़ा दिया। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर, सिंस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2018 was overvalued, it means opening stock of the 2018 also undervalued as a result of which profit। तो देखो 2018 में जो अंडरवैल्यूड था ना उसको तो बढ़ाना पड़ा, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स को भी क्या करना था, बढ़ाना था, क्योंकि प्रॉफिट्स हमारे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें देखो लाइन लिख रखी है, उसको पढ़ लो एक बार। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक, ये तो पता है, सिंस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 31/3/2018 was undervalued, it means opening stock as on 1/4/2018 is also undervalued, as a result of which profit of the year 31/3/2019 is higher by 50,000, hence profit will to be reduced by this amount। ये पूरी लाइन एक बार पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, फिर भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि एक ही चीज़ को ना देखो क्या होता है, बहुत बार आप पढ़ोगे तब जाके कोई चीज़ समझ में आती है, और दिमाग लगाओगे तो फिर तो बात अलग ही है। एक बार और मैं छोटी सी चीज़ इसमें जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि अंडर वैल्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 इज हायर बाय 50,000। भाई 50,000 रुपीज़ से हायर हो जाएगा ना 2019 का, क्यों, क्योंकि हमने 2018 में बढ़ा दिया है, तो बढ़ा दिया तो वहाँ पे कम करना पड़ेगा। और वहाँ क्यों बढ़ाया था 2018 में, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड था, तो अंडर वैल्यूड को तो ओवर वैल्यूड करना है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अगर इतना चीज़ नहीं दिमाग में बैठती, तो अंडर वैल्यूड है तो ओवर वैल्यूड करने के लिए प्लस कर देना, ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड करने के लिए माइनस कर देना, और पिछले पिछले ईयर में जो भी 2018 में किया माइनस किया है तो अगले साल में प्लस कर देना, और 2018 में या पिछले साल में जो भी प्लस किया है तो अगले साल में माइनस कर देना। ये कॉन्सेप्ट पकड़ लेना। और बाकी गहराई में उतरना चाहो तो कभी सोचना बैठ के सबसे। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल, इस तरीके से 3 स्टेप में सॉल्व होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें क्वेश्चन में गिवन होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड वगैरह कई बार निकालनी पड़ती है, कई बार गिवन होती है। इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलोज, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। तो 2 साल यहाँ पर लॉस हुआ है लगातार, 2016 और 2017 में। अब बात कर लेते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है बहुत अच्छी, नॉर्मल रेट ऑन रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ द बिजनेस इज 10%, ये भी दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर, मतलब 2.5 ईयर, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबाउट मेंशन 7 ईयर्स। ये सिंपल है। इन सबको प्लस माइनस करके 10,50,000 आ गया, 7 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 7 ईयर्स के प्रॉफिट से। ये आ गई हमारी कैपिटल इन्वेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे हमने निकाल लिया 12 लाख का 10%, 1,20,000। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए, तो और 1,20,000, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो जो पहले 1,50,000 रुपये हमने निकाला एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकाला विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम, यहाँ पर उन दोनों को आपस में कर देंगे हम माइनस, और उस माइनस करने से हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को फिर कितना, 2.5 वर्ष है, मतलब 2.5, ये देखो 30,000 आ गया, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 75,000 आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। अब बताओ ये पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत थी क्या, खुद ही पढ़ लेना, समझ रहे हो। तो जो जरूरी जरूरी चीज़ होगी उन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्म एवरेज प्रॉफिट आर ₹70,000, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ₹5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द 4 टाइम द सुपर प्रॉफिट। ये भी क्या करना है, इसमें भी एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 70,000, माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको लेस करना होता है, पता है, प्रॉफिट लेस होता है, गेन लेस होता है या प्रॉफिट लेस होता है। 65,000 हो गया आपका। नॉर्मल प्रॉफिट देखो 5,50,000, 10% भी हो गया। 65,000 55,000 लेस करोगे, क्योंकि 65,000 हो गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया और उसको 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर दो 40,000 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म इज 36,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय फर्म इज ₹2 lakh। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास of business is 10%. The remuneration of the partners is estimated to be 6,000 per annum. Find out the value of the goodwill on the basis of the 2 years of the super profit. इसमें वही करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है कि जो भी प्रॉफिट दे रखा है 36,000, उसमें 6,000 पर एनम क्यों लेस करा हमने एस्टिमेटेड, क्योंकि बोल रहा है द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू ₹6,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, मैनेजर रेम्यूनरेशन, मैनेजर कमीशन है एक तरीके का। तो और द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड जितना है 2 लाख रुपए दे रखा है, 10% इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसमें से इसको लेस कर दिया, ये आ गया कितना 30,000। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल दिया 20,000, 30 में 20 गया, 10,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो मेन चीज़ आप पकड़ो और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, बहुत जल्दी चैप्टर हो जाएगा हमारा। Average profit of the firm during the last few years are 80,000 rupees and the normal rate of return is a similar. Business is 10%. If the goodwill is of the firm is rupees 1 lakh at 4 years of purchase of super profit. Find the capital employed by the firm. वही capital employed हमें निकालनी है, तो capital employed का अलग ही फॉर्मूला होता है, पता होगा कैसे क्या करेंगे। देखो गुडविल आपको दे रखी है। अब देखो यहाँ पर जो अभी तक निकल रहा था ना, ये कैपिटल इन्वेस्टेड, देखो यहाँ पे लिख रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन वही है, चीज़ आपसे अलग पूछ ली है। क्या है क्वेश्चन, तो वही है, चीज़ आपसे अलग पूछ लिया। कैसे निकालोगे, देखो गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर्स ऑफ परचेज होता है, ये हमें पता है फॉर्मूला। लेकिन हमें गुडविल यहाँ पता है, तो ये 4 जो है इसके डिवाइड में चल जाएगा 1 लाख के, तो 25,000 हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और हमें पता है यहाँ पर कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं यार, होता है। देखो इधर, ये देखो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट ये माइनस का इधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हो गया ना फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इधर आ गया प्लस का हो गया, और सुपर प्रॉफिट इधर चलेगा तो माइनस का हो गया। और हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही तो था। कैसे निकाला था हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, गिवन था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ये गिवन था हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों से माइनस करके 55,000 हमने क्या निकाल लिया, 55,000 रुपीज़ हमने निकाल लिया यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऐसे कैसे हो सकता है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी बन जाएगा। ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 अगर उठ के इधर जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट के पास, तो आपको पता है ना 100/NRR हो जाएगा, पता है ना 100/NRR। और यही तो हुआ है यहाँ पर, देखो 100/NRR। तो कहने का मतलब है जैसे मैथ्स अच्छे पढ़ी होगी 10th क्लास में, उसको तो ये चीज़ें पता चल जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड के पास ये क्या हो रहा था, NRR/100, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। इधर आके 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, 100/10 किया, 0 0 कैंसिल हो गई, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 5,50,000 हो गया। वापस से वही प्रोसेस शुरू करोगे जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो आपका ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। कौन सा अमाउंट आ जाएगा भैया, आपका आ जाएगा 1 लाख रुपये आ जाएगा गुडविल, क्योंकि पहले हम गुडविल तो निकालते थे, अभी गुडविल आपको गिवन थी 4 ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब वही हो गया 5 + 3 = 8, 5 + डैश = 8, 8 - 5 = 3। समझिए कहानी क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओ इरेजर से थोड़ा ना समझ में आएगा। 5 + डैश करके 8 देता था, 8 में 5 लेस कर दो, या फिर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं देता था और यहाँ 3 दे दो, 8 में 3 लेस के 5 आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिसको समझ में आना होगा वो अभी तक आ चुका होगा। Amit and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decided admit Saurabh for a equal share in the profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued for 4 years of the purchase of super profit. The balance sheet of the firms of the Saurabh's admission was as follows. ये बैलेंस शीट आपको दे रखी थी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बहुत जरूरी होता है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट ईयर इज 30,000, ठीक है। फॉर लास्ट ईयर 30,000 रुपीज़ आपको एवरेज प्रॉफिट, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, अमित कैपिटल, कार्तिक कैपिटल, रिजर्व। क्यों निकाला, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है। तो मैंने आपको कहा था कई बार कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं गिवन होती है, तो हमें निकालनी होती है। वो कैसे निकलेगी भाई, जो भी दोनों ही कैपिटल है और प्लस रिजर्व, कैसे पता लगाया भाई, दोनों ही कैपिटल और कोई भी रिजर्व वगैरह होगा तो वो पूरा मिला के क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड कहलाता है। समझ लो कैसे भाई, रिजर्व्स कहाँ से बने, प्रॉफिट्स में से तो बने, और हमने एक तरह से उसको इन्वेस्ट ही कर रखा है। क्या कर रखा है, उसको हमने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, रिजर्व्स के रूप में हमने उसको सिक्योर कर रखा है।
कि भाई कभी मान लो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो रिजर्व्स में से पैसा ले लेंगे, और अगर वो रिजर्व्स नहीं बनते तो वो कैपिटल में ही ऐड होता है प्रॉफिट के रूप में, और उस प्रॉफिट में से ही तो रिजर्व्स निकाल के रख रखे हैं। समझ रहे हो बात? तो इन तीनों का लेना तो क्या होता है, वाजिब बात थी, बनता ही था। अब लोन वोन तो चीज़ें अलग हो गई यार, अलग लेवल की बातें हो गई। लोन क्रेडिटर्स ये तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हो गई। ये तो फिर भी हमारे क्या बिजनेसमैन के पास ही जाएंगे पूरा का पूरा पैसा, क्योंकि रिजर्व्स को भी आपको पता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के रूप में क्या किया जाता है, पार्टनर्स में पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी बाद में। कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट थी, वो आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था ही, हमने निकाल दिया 90,200। एवरेज प्रॉफिट हमें पहले से गिवन था ही क्वेश्चन के अंदर, ये रहा 30,000 फॉर द लास्ट ईयर। 30,000 माइनस 19,200 जो हमारा निकला भी नॉर्मल प्रॉफिट, उसको लेस किया 10,800 आ गया, मल्टीप्लाई 4 ईयर्स का, क्योंकि बोल रखा था ये आ गया। और सौरभ शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना है 1/3, क्योंकि पूछा ही उसमें सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। और सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल कैसे पता लगाया हमने कितना है, क्योंकि देखो अमित कार्तिक एंड आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर इक्वली, हाँ भाई इक्वली बांटते थे। दे डिसाइडेड एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। तो 1:1:1 ही तो बांटेंगे, तीनों इक्वल शेयर के लिए उन्होंने किया। तो भाई तीनों इक्वल कर रहे हैं तो क्या होगा 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3, और सौरभ का भी क्या होगा 1/3, इसलिए 1/3 से मल्टीप्लाई करके 14,400 हमने यहाँ पर निकाल लिया। समझ गए कहानी? तो भैया अगर इस स्पीड से अगर मैं नहीं बोलूँ ना तो मैं मेरे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000. The partners capital account showed a balance of rupees 60,000 and the reserve constituted the rest. हाँ भाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, बहुत ध्यान समझना, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे चीज़ें थोड़ी सी नई आती जाएंगी। On 1 April 2020, an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash. कैश भी था उसमें 5,000 रुपीज़ का। The partners capital account showed a balance of rupees 60,000 कैपिटल का जो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, जो बचा हुआ था वो। अब देखो दिमाग लगाना, 75,000 में से 60,000 लेस करोगे तो 15,000 हमारा क्या हो गया। तो देखो इसने किया क्या है, गेम समझना पूरा। उसके बाद इसने गेम, देखो 75,000 पूरा ले रहा है, तो देखो इसने गेम कैसे खेला है। ये हो गई हमारी मान लो लाइबिलिटी, ये हो गई हमारी एसेट। इसने कहा भाई 75,000 की एसेट थी हमारी, जिसमें 5,000 ना, 5,000 क्या है, कैश भी इंक्लूड है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। और लाइबिलिटी साइड में क्या है हमारे पास 60,000 के, तो क्या है कैपिटल अकाउंट है। भाई दोनों के होंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट। और जो बाकी बचा वो 15,000 ही तो बचा, क्योंकि इसके बराबर बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, दोनों साइड 75,000 इन द एब्सेंस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम तो यही मानेंगे ना भाई 75,000 से हो गया होगा। तो आप देखो आपको दिमाग लगाना है भाई, कैपिटल और रिजर्व ही तो हम ऐड करते थे, तो कंफ्यूज करने के लिए इसमें 60,000 और इसमें 15,000। और कई बच्चे सोचेंगे सर ये 75,000 ले लिया हमने, एसेट वाला 75,000 नहीं लिया है हमने, कैपिटल प्लस रिजर्व वाला 75,000 लिया है, जो कि हमें डायरेक्टली गिवन नहीं था यहाँ। सॉरी इरेजर की जगह मार्कर चल गया। हाँ भाई समझ रहे हो, वो 75,000 लिया है इन्होंने, 60,000 तो हमारे कैपिटल के और रेस्ट हमें कैपिटल के 60,000 तो बचे कितने, 15,000 तो बचे, क्योंकि टोटल 75 की एसेट थी। 75 में 60,000 ये लेस करोगे तो बचेगा 15,000, तभी तो दोनों का मैच करने पे कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। समझ गए बात? अभी ये क्या है, थोड़ा सा स्पीड में तो करना ही पड़ेगा ना, बात बनेगी नहीं। गुडविल हमें दे रखी है इसमें, और पूछा क्या फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। देखो पहले सुपर प्रॉफिट पूछ रहा था, फिर एवरेज प्रॉफिट, मतलब अलग अलग गेम के पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा था, सॉरी एवरेज प्रॉफिट। आप तुम्हें दिमाग लगाएंगे 4,000 है, ये वापस 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6,000 हमारा क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पूछा एवरेज प्रॉफिट। अब आपको ना गेम अलग तरीके का खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल गेम आ चुका है, बड़े ध्यान समझना, चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हमारे पास यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट अगर और आ जाए हमारे पास, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे निकलता था, एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था भैया, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देते थे हम, करते थे नहीं करते थे, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते थे। अब आपको पता है एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट में जाके प्लस हो जाएगा। देखो आखिरी में, ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, सही फॉर्मूला लगाया ना मैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। हाँ हाँ मैंने तो सही लगाया यार, मैं क्या होता है मैंने सिर्फ ये देख लिया, माफ़ करना मुझे गलती हो गई मुझसे, हैं ऐसे बोलूँ, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो ये
क्या कि मैंने सिर्फ तो भाई कहाँ गया मार्कर, हाँ तो ये मैंने सिर्फ ये देखा, अब इसने क्या इससे चेंज कर लिया। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो यहीं रह गया, नॉर्मल प्रॉफिट इसके पास आ गया, सही तो बोल रहा था मैं, नॉर्मल प्रॉफिट इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के पास जाके प्लस हो गया। तो देखो सुपर प्रॉफिट तो हमारा ये रहा, और नॉर्मल प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता ही, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड 100, ये निकाल लेंगे 7500, 7500 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 13,500 आ जाएगा। थोड़ा सा साफ करके आप लोग दिखा देता हूँ, आंसर हमारा आ गया, सिंपल सा था भाई। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तो एडवांस वर्जन चलना पड़ेगा आपको, एडवांस थोड़ा चलना पड़ेगा आप लोगों को, चाहे घर वाले कितना ही बोले एडवांस में चला कर ज़्यादा, है ना, लेकिन हमें एडवांस चलना पड़ेगा, तभी तो कदम से कदम मिला पाओगे फ्यूचर में। और ये देखो यहाँ पे देखो बता भी दिया है इसमें पूरा पूरा गेम, क्या बता दिया है, नेट असेट, असेट माइनस लाइबिलिटी इन दिस क्वेश्चन, असेट इज इक्वल 75,000, लाइबिलिटी इज दिस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 75,000, पता है ना, असेट माइनस लाइबिलिटी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो असेट में से लाइबिलिटी लेस कर दो। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा 75,000 क्या हो गया, क्योंकि कुछ लाइबिलिटी थी नहीं, जीरो थी लाइबिलिटी, कौन सी अदर लाइबिलिटीज, कैपिटल और रिजर्व्स लेने थे हमें तो, और इसने बोल ही दिया था रेस्ट वाला, तो इसको लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपको ऊपर वाला प्रोसेस समझ में आ गया हो तो। ऑन 1 अप्रैल 2020 an existing firm has asset of rupees 2 lakh इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 4,000 इट्स क्रेडिटर्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या बोलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,60,000 while the general reserve amounted rupees 30,000 if the normal rate of return is this, goodwill of the firm is valued 36,000, 3 years purchase super पर find the average profit। भाई ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा गेम चेंज है इसमें, वो चीज़ मैं समझा देता हूँ आप लोग कैसे क्या है। गुडविल का सुपर प्रॉफिट 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई गुडविल आपको गिवन थी, आपने 3 से डिवाइड कर दिया, सुपर प्रॉफिट आपका आ गया। निकालना है एवरेज प्रॉफिट, लेकिन यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है। बस वो एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को समझाई थी पहले, क्या कि जितनी असेट्स की वन है उसमें से लाइबिलिटी लेस कर दो, क्रेडिटर लेस कर दिया, 1,90,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व कर दिया 1,90,000। देखो दोनों तरफ से 1,90,000 ही बन रही थी, इसने दो तरीके से बता दिया कि भाई आप किस तरीके से निकाल सकते हो, या तो पूरी असेट में से आप क्या कर दो, यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कौन सी, कैपिटल और जनरल रिजर्व, या फिर रिजर्व्स वगैरह को छोड़कर, कैपिटल को छोड़ के, उसके अलावा क्रेडिटर्स लोन्स वगैरह अगर कुछ ऐसा है तो वो लेस कर दो असेट में से, तो भी आपकी 1,90,000 जो आ रही है, या फिर और करके पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व तो आप प्लस कर ही सकते हो। अब तो क्वेश्चन में क्या गिवन था वो बताता हूँ। असेट थी आपके पास 2 लाख की, 10,000 रुपीज़ यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स से वो दे रखे थे, इंक्लूडिंग कैश बोले उससे कोई मतलब नहीं है भाई, टोटल असेट कितनी 2 लाख की है, 1,96,000 की कोई असेट है, और प्लस 4,000 रुपीज़ यहाँ पे कैश है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और पार्टनर्स कैपिटल आपको गिवन, द पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द अकाउंट शोड 1,60,000 वाइल द जनरल रिजर्व। तो दो तरीके से आपके पास निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और आपको पता है कि अगर सुपर प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट इधर प्लस हो जाएगा, और ये तो फिर पहले कर ही रखा था। बस एक नई चीज़ इसने समझाने के लिए और इलेबरेट करने के लिए जो मैंने सर्किल बनाया ना, इस सर्किल को समझ लेना कि इस दो तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश रहेगी 20 तक कंप्लीट कर दें इसी वीडियो में। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन द टू वेज, दो तरीके से कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, दो तरीके से हमने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड से, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें कैपिटलाइजेशन करनी है, मतलब जो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालना और सुपर प्रॉफिट निकालना बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन। अभी आया सही रिदम में है, तो भाई वो बात नहीं करेंगे पूरा पूरा, पता है भाई एवरेज प्रॉफिट और 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये तो कर ही चुके हैं ना एवरेज प्रॉफिट निकालने का। ये जो फॉर्मूला है हम देखो यहाँ पर कहाँ करके आया था भाई, नहीं ये वहाँ पे नहीं था, ये नया आ गया टॉपिक। तो एवरेज यहाँ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का क्या है भाई, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से करना है। तो 17 को ज़्यादा टिपिकल देगा नहीं, पहला क्वेश्चन है, आपको क्या दे दिया यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, नॉर असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता ही आप लोगों को पता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, और कितना हो गया यहाँ 5,70,000 आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसमें से नेट असेट लेस कर दो 1,50,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। कैसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो दे रखा है उसमें यही दे रखा है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस टोटल टेंजिबल, और ये जो दे रखा है पूरा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, असेट माइनस लाइबिलिटी,
दिख रहा है ना, टेंजेबल असेट लेस आउटसाइड लाइबिलिटी ऑन द डेट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इफ इन द अबव एग्जांपल द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट ₹4 लाख, द गुडविल इज टू वैल्यूड 1 लाख। दोनों को बाद में लेस करना है, वहाँ पहले लेस करना होता था, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड को। यहाँ रिवर्स कार्यक्रम होगा, पहले 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, और फिर असेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से उस नेट असेट को निकाल दो कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से, सॉरी कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से जो हमने नेट असेट निकाली ना, या इसको बोले हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने निकाली थी, कहाँ गए, अबे मार कर आ जा मेरे भाई। नेट असेट आपने निकाली थी कैसे, यहाँ देखो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज बोल रहा है, तो यहाँ पे गिवन क्या था क्वेश्चन में, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा असेट माइनस लाइबिलिटी, कितना हो गया, 9,70,000 में से आप लेस करोगे 4 लाख, तो 5,70,000 आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसने इसको नेट असेट लिख रखा है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलना, तो कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस इसने कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नेट असेट एज ऑन द डेट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल बोल ले या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल ले, एक ही बात है, तो उसको लेस करोगे तो सिंपल सा मेथड है, पहले माइनस हो रहा था, फिर उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 होता है, यहाँ पहले 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, फिर बाद में माइनस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल। बस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड से हो रहा था, यहाँ एवरेज प्रॉफिट से हो रहा था, थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे चेंज है, लगाना थोड़ा दिमाग। वरुण एंड कुबेर आर द पार्टनर इन द बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट आर दिस एंड दिस, ये हमारे कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस, ये हमारे करंट अकाउंट भी बैलेंस, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर 2015 इतना लॉस इतना दे रखा है, फिर 2017 का दे रखा है, 18 का, और ये 19 का दे रखा है। General reserve appeared in the books of rupees 50,000 if the normal rate of return is this, the capital goodwill by capitalization of the average profit method। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला भाई, सबका 1,20,000 हो गया, 5 ईयर्स का था, 5 से डिवाइड कर दिया। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ तो एवरेज प्रॉफिट 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आपने क्या निकाल लिया, 12 लाख रुपीज़ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से लेस कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व। भाई करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि है तो वही अकाउंट ना, किसके पार्टनर्स के अकाउंट ही है, कोई ऐसी अदर आउटसाइड लाइबिलिटी तो है नहीं, तो तीनों को ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया हमारे यहाँ पर 9,60,000। अब ये दिमाग लगाना है, यहाँ पे क्या करें, 80,000 माइनस 20,000 अलग से कर रखा है। कैपिटल अकाउंट थे 5 लाख 3,50,000, करंट अकाउंट 80 माइनस 20 क्यों करा है वो देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं भैया कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डीआर बैलेंस था, इसलिए डीआर बैलेंस लेस करना होगा, क्योंकि हमें क्रेडिट बैलेंस चाहिए होते हैं सर, ये भी क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट ना डेबिट बैलेंस था, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में हमारा क्या हुआ 60,000 रुपीज़ यहाँ पर जो थी हमारी करंट अकाउंट से 60,000 के, जनरल रिजर्व 50,000 का, टोटल हमारी आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से। देखो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिखा है, नेट असेट नहीं लिखा, लेकिन ये एक तरह से कहलाता नेट असेट भी है, जैसे दो दो नाम होते हैं ना किसी के, घर का नाम बाहर का नाम, समझ रहे हो, वैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कहूँगा वापस से। गुडविल के लिए सीधे सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड एंड द सेम मैनर एज कैलकुलेटेड द सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये तो और भी सिंपल हो गया, तो 1920 खत्म होते ही, 1920 वो मूवी नहीं, मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, 1920 इलस्ट्रेशन खत्म होती ही आपका ये पूरा का पूरा अभी तक का सेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी तो 20 तक ही डाल रहा हूँ एक साथ, पहली बार इतने सारे इलस्ट्रेशन या कोई क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं। फ्रॉम द फिगर गिवन इन द इलस्ट्रेशन नंबर 17 कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ भाई 17 में फिगर्स दे रखे थे, वही आ गया, मेरे को याद आ गया भाई, एसेट माइनस लाइबिलिटी था, 970 में 4 लाख या 570। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अपना कितना था 72,000, कैसे पता लगाया भैया, उस क्वेश्चन में होगा, 17 वाले भी जाते हैं हम। ये देखो एवरेज प्रॉफिट था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000, और उसके बाद इसने जो लेस किया वो क्या करा 57,000 किसका, 5,70,000 का 10%। ये पता है ना नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये देखो 17 वाले में हो तो आ गया भाई नॉर्मल प्रॉफिट, क्यों समझ नहीं आ रहा, मतलब नींद आने लग गई भाई, आ गया भैया, जब नींद आने का ना काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है। 5,70,000 नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है भाई तू, 5,70,000 10%। सॉरी भाई लोगों, मैं भूल गया है और मेरी इच्छा भी नहीं हो रही मैं इसको बंद कर दूं, मैं चाह रहा हूँ इसको 20 तक, हाँ ये रहा देखो
5,70,000 रुपीज़ ये रहा, और ये हमारा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसका 10% इसने कुछ कर रखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए। ये देखो 5,70,000। सुपर प्रॉफिट हमें यहाँ पर इसमें गिवन था क्या, सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 15,000 है ना, तो उसका 100/10 हमने करा तो 1,50,000 आ गया। तो हमें यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें बोल रखा है, इसमें जो कहानी गा रखी है वो एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं पहले किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि मुझे भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। Under this method, first of all, we calculate the super profit and then we assess the capital needed for earning such super profits on the basis of the normal rate of return such capital। ठीक है, पहले सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना होता है। 17th वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, हमें नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर गिवन नहीं था, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कहीं ना कहीं इसमें काम आया होगा। तो अगर हम बात करें वो कहाँ से इसने लिया है 5,70,000 का 10%, भाई जितना भी ये अपने कैपिटल एम्प्लॉयड थी ना उसका 10% इसने निकाला है, जो कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाला है। ये देखो 5,70,000 हमारा था, यहाँ पर क्या था मैं दिखाता हूँ। 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड था, पता है ना, ये देखो यहाँ निकाल भी रखा हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न याद करो, फॉर्मूला अपॉन 100 याद आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट। वो नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया, सुपर प्रॉफिट आ गया, और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से हमारे गुडविल आ गई। भगवान ने मेरी लाज बचा ली, मुझे ये चीज़ याद आ गई थी, तो मैंने आप लोगों को 19th वाला भी करके बता दिया। अब 20th वाला खुद ट्राई करना है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग बता दी है। और फिर भी 20 का ए और बी पार्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालो, स्टार्ट करेंगे। फिर 20 से स्टार्ट करेंगे और क्या, फिर उसके बाद तो नया टॉपिक आ ही जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। 20th का ए और बी पार्ट ट्राई करना, कहीं कोई दिक्कत आती है किसी वजह से तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एलेबोरेट कर दिया। और एक विशेष बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इतना लंबा मैंने वीडियो बनाया, ऑलमोस्ट डेढ़ से 2 घंटे के बीच वाला वीडियो होने वाला है, पहली बार इतना लंबा। कंटिन्यूस बने रहो, लगे रहो पढ़ाई में, और प्रैक्टिस ज़रूर करा करो। जितनी बार आप लोग किसी चीज़ को कर लोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो परफेक्टली बैठ जाएगी। और मेहनत करो यार, समझ रहे हो, तो क्या होता है वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। राधे राधे।